एंड वेलकम टू पढ़ रहे केमिस्ट्री ऐप। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है। तो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे स्टीरियो केमिस्ट्री। तो स्टीरियो केमिस्ट्री की जो लास्ट क्लास हुई थी, क्लास नंबर 8, उसमें हमने आरएस नोमेनक्लेचर को पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि आप कैसे फिशर प्रोजेक्शन के लिए HCS एंड VCR ट्रिक यूज कर सकते हैं। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था वेजडेस के लिए कैसे रिप्रेजेंटेशन किया जा सकता है। आरएस नोमेनक्लेचर आप अलीन सिस्टम यानी कि एक्सियल कायरलिटी वाले सिस्टम में कैसे कर सकते हैं, है ना। उसके बाद जो आरएस नोमेनक्लेचर हमारा रह गया था प्लेनर कायरलिटी टाइप के मॉलिक्यूल्स में। तो पहले तो आज हम पढ़ेंगे आरएस नोमेनक्लेचर को कंप्लीट करेंगे जो कि प्लेनर कायरलिटी में रहता है मेरा बताना। और उसके बाद आज हम पढ़ेंगे इंटर कन्वर्जन ऑफ डिफरेंट, है ना, इंटर कन्वर्जन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर, डिफरेंट टाइप्स, जैसे कि फिशर को वेजडेस में कैसे बदल सकते हैं, न्यूमैन को आप फिशर में कैसे बदल सकते हैं, वो सब हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। ये भी काफी इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट। इंटर कन्वर्जन इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। काफी जगह ये एक टूल है बेसिकली, है ना। रिलेशन बिटवीन द कंपाउंड्स जब आप पढ़ेंगे उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट टूल है ये, है ना। तो इसको डिस्कस करेंगे आज। तो पहले तो भाई शुरुआत करते हैं। मैं एक क्वेश्चन को आपको इनकरेक्ट बता चुका हूं पहले, उसको थोड़ा सा करेक्ट कर देते हैं। देखिए शायद मैंने क्लास नंबर जो 7 हुई थी हमारी स्टीरियो केमिस्ट्री की, वहां पे ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट था, है ना। ये क्वेश्चन आपका CSR नेट जून 2011 में पूछा था। तो इसमें तो साफ साफ हमें शो हो रहा है कि एक्सियल कायरलिटी है। तो ए का आंसर मैंने 2 बता दिया था, ए का 2 इन दोनों में था। बी में अगर आप देखेंगे, बी में प्लेनर कायरलिटी है क्योंकि ये ट्रांससाइक्लोक्टिन है। मैंने बताया था अगर ये ट्रांससाइक्लोक्टिन है तो ये भी कायरलिटी शो करता है और ये प्लेनर कायरलिटी। तो बी का 3 यहां तक ठीक है। लेकिन स्टूडेंट अगर आप इस सी ऑप्शन को ध्यान से देख रहे हैं तो ये कोई आपका सेंटर कायरलिटी नहीं है। सेंटर कायरलिटी तो कायरल सेंटर होता तब था, ये तो हेलिकल कायरलिटी का केस है। देखो अबव से बिलो आ रहे हैं और एंटी क्लॉकवाइज है। अबव से बिलो आने पे अगर एंटी क्लॉकवाइज होता तो M- कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ हेलिकल कायरलिटी। हालांकि अगर आप यहां पे देखोगे तो मिस्टेक है, तो ना थोड़ी सी इस क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक थी, तो मैंने अब दूसरे रिसोर्सेज से इस क्वेश्चन को लिया है। पहले हम इसको करेक्ट कर लेते हैं। एक्चुअल में ये क्वेश्चन ऐसा था, है ना, एक्चुअल में ये क्वेश्चन आपका ऐसा था। तो ये बिल्कुल सही है कि ए के अंदर आपका कायरल एक्सिस की वजह से कायरलिटी आ रही है, बी में कायरल प्लेन की वजह से कायरलिटी आ रही है। और इन दो ऑप्शन को अगर हम देखते तो हमारा आंसर डी आता। बट वहां पे टाइपिंग मिस्टेक क्या हो गई थी कि सी का फर्स्ट लिखा हुआ था, बट सी का फर्स्ट नहीं है स्टूडेंट, सी का 4th आएगा। यहां पे कायरल सेंटर नहीं, यहां पे जो सी आपका कायरलिटी शो कर रहा है दैट इज योर हेलिकल कायरलिटी। वो क्या शो कर रहा है आपका? हेलिकल कायरलिटी शो कर रहा है। तो इसमें मैंने आपको, देखो अगर आपको यहाँ पे इसका आरएस नोमेनक्लेचर करना है तो आप बता सकते हैं, है ना। जब भी आरएस नोमेनक्लेचर का क्वेश्चन आएगा वो आपको अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन मेंशन करेगा। यहाँ पे इन्होंने नहीं दिखा रखा है तो आप यहाँ पे बता नहीं पाओगे कि आर कौन सा एस कौन सा है। वो बताएगा स्पेशली आपको, है ना, कि ये अबव वाला है तो प्लेनर साइड से एक्सेस डालनी है और फिर जाके आप उसका आरएस नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। तो भाई इसको आप करेक्ट कर लेना। वहां पे मैंने बाई मिस्टेक बता दिया था कि सी के अंदर जो कायरलिटी है वो कायरल सेंटर की वजह से है, बट नहीं, सी के अंदर जो कायरलिटी है वो हेलिकल कायरलिटी है। हेलिकल कायरलिटी के बारे में भी हम डिस्कशन कर चुके हैं, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के तौर पे दिया था, अगर आपको ध्यान है तो इसमें आपसे पूछा था कि यहां पे कितने कंपाउंड है, हाउ मैनी कंपाउंड्स आर ऑप्टिकल एक्टिव, कितने कंपाउंड यहां पे ऑप्टिकल एक्टिव होंगे। तो करेक्ट आंसर आएगा स्टूडेंट 9। यहां पे 9 कंपाउंड ऐसे हैं जो कि ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेंगे। तो मैं पहले नीचे से शुरुआत करने की कोशिश करता हूं। ये देखिए आप, सबसे पहले ये एल फॉर्मेट है। तो मैंने क्या बताया था, देखो ये भी वही हो गया, 1 2 3 और 4। इन सभी को अगर आप यहां सेंटर से मिलाते हैं तो यहां पे ये एडमेंटेन सिस्टम है स्टूडेंट, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। चारों ग्रुप डिफरेंट लगे हुए हैं तो ये आपका कैसा होगा, कायरल होगा, ऑप्टिकल एक्टिव होगा। और अगर इसमें आपसे पूछे कि कौन सी कायरलिटी है ना,
अगर आपसे पूछे कौन सी, तो सेंटर कायरलिटी की वजह से आपका ऑप्टिकल एक्टिव होगा। तो हमारा ये वाला ऑप्टिकल एक्टिव हो जाएगा और इसके बारे में आपको बिल्कुल आराम से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बारे में बिल्कुल समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट इसको आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6, उसके बाद 7, उसके बाद 8, है ना। 8 ये साइक्लोओक्टीन है, साइक्लोओक्टीन है। और इस फॉर्म को देख के आपको पता लग रहा होगा कि ये ट्रांस फॉर्म है ना। स्टूडेंट कैसी फॉर्म है, ट्रांस। तो मैं लास्ट में जब आपको प्लेनर कायरलिटी पढ़ा रहा था, तो प्लेनर कायरलिटी के टाइम पे मैंने आपको बताया था कि जो ट्रांस साइक्लोब्यूटीन होता है वो आपका ऑप्टिकल एक्टिव होता है प्लेनर कायरलिटी की वजह से। वो आपका ऑप्टिकल एक्टिव होता है प्लेनर कायरलिटी की वजह से। इसको आप लिख भी सकते हैं कि यहाँ पे सेंटर कायरलिटी है ना। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि प्लेनर कायरलिटी है ना। इसके एग्जाम्पल अगर और समझोगे ना स्टूडेंट, मैं भी बता देता हूं आपको, है ना। जैसे अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो, ये बी ऑप्शन है क्या, बी ऑप्शन में और इस ऑप्शन में कोई डिफरेंस नहीं है। ध्यान से अगर आप देखो, बस ये थोड़ा सा 3 डायमेंशनल ओरिएंटेशन, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना के आपको दे दिया है, और यहां पे आपका 2 डायमेंशनल वर्जन है, लेकिन है तो ट्रांस ऑक्ट 2 इन ही ना। तो ये भी ऑप्टिकल एक्टिव होगा। 2 तो हमें ऑप्टिकल एक्टिव वाले मिल गए हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा इस जे वाले ऑप्शन को कि ये क्या रहा होगा। देखो, अगर आप यहां से एक प्लेन पास करते हैं जो आपका क्या करेगा, है ना, ये इसको कट करेगा और इसको कट करेगा, तो फिर आपको लगेगा कि यहां देखो, इसमें आप कैसे देखेंगे, जे ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा, है ना भाई। देखो, अगर ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है तो ये वाला मिथाइल और ये वाला हाइड्रोजन एक ही प्लेन में। एक ऐसा प्लेन देखिए स्टूडेंट, वैसे तो ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, ये आपका डबल बॉन्ड और ये आपका रिंग, अलीन सिस्टम बन गया स्टूडेंट। ये क्या बन गया, ये अलीन सिस्टम बन गया। इसको आप ऐसे देख लो, चाहिए अगर आपको ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है आप इसको ऐसे बना लो, कोई इशू नहीं होगा। यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे मिथाइल है ना, यहाँ पे भी मिथाइल है और यहाँ पे भी मिथाइल है। ये गड़बड़ हो गई स्टूडेंट। यहाँ पे आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि क्या होगा भाई। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, है ना, तो इन दोनों को कंटेन करता हुआ पूरा पूरा एक प्लेन जाएगा जो इसकी इमेज यहाँ पे शो करेगा, जो इसकी इमेज यहाँ पे शो करेगा। तो अगर ये क्या हो गया, फिर ये आपका ऑप्टिकल इनएक्टिव हो गया भाई। क्या हो गया, ऑप्टिकल इनएक्टिव हो गया ये। ठीक है, जे वाला आपका ऑप्टिकल इनएक्टिव, क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है स्टूडेंट, इसके अंदर आपका POS प्रेजेंट है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। उस वजह से आप बोल सकते हैं कि दिस इज ऑप्टिकल, है ना, ये आपका ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, अभी जो इजी ऑप्शन एक बार उनकी तरफ आप देख लो ताकि उसके बाद हम आगे बढ़े। इसमें देखो, मुझे कहीं से भी POS नहीं दिखाई दे रही है, COS नहीं दिखाई दे रही है, तो ये भी बेसिकली क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल एक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये भी आपका ऑप्टिकल एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखो, ये बाइफिनाइल सिस्टम हो गया, बाइफिनाइल, A नॉट इक्वल टू B, C नॉट इक्वल टू D, तो ये भी आपका ऑप्टिकल एक्टिव हो जाएगा, ऑप्टिकल एक्टिव हो जाएगा। ठीक है जी, ये भी ऑप्टिकल एक्टिव हो गया। उसके बाद देखो, ये भी बाइफिनाइल सिस्टम है स्टूडेंट। कैसा है, बाइफिनाइल सिस्टम। ये A तो ये B, ये C तो ये D, तो ये भी ऑप्टिकल एक्टिव हो जाएगा, है ना। बाइफिनाइल सिस्टम ऑप्टिकल एक्टिव, है ना। अगर मैं आपको इसके एग्जांपल दिखाऊं, आज मुझे थोड़ा सा इसके बारे में बताना भी है आपको, RS नोमेनक्लेचर के बारे में। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स जरूर। ये देखो, ऐसे दिखते हैं कुछ। ये देखो, यहाँ पे क्या लिखा रहा है कि R फॉर्मेट है। क्या लिखा रहा है, R फॉर्मेट। तो इसमें वही दिखा रखा है कि ये CH2 यहाँ पे ये वाला हो गया, तो थोड़ा सा इस तरीके से इन्होंने बताया है इसका, ऐसे मॉलिक्यूल। चलिए, हम अब हम आगे बढ़ते हैं, और ये क्वेश्चन में और कौन सा रहेगा जी, ये बता दिया। इसमें अगर आप देखेंगे इस सिस्टम में, इस सिस्टम को आप कैसे देख सकते हैं, एक मिनट रुकिएगा, चलो इसको बाद में देखते हैं। पहले F के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, ये हो गया 1, 2 और 3, यानी कि ये ट्राइफिनाइल हो गया। तो ये भी प्लेन में है, ये भी प्लेन में है, और ये बीच में ऐसे रिंग खड़ी हुई है ना। जैसे क्या होता था, पहले एक रिंग ऐसे थी, ये वाली, दूसरी ऐसी थी, और तीसरी ऐसी है। तो पहली और तीसरी देखो, ये भी ये और ये 1 और 3 प्लेन में है, और ये बीच में ऐसे खड़ी हुई है, बीच में ऐसे खड़ी हुई है। ठीक है, तो जब आप देखेंगे कि आप यहां से इसको इस पूरे को कट करते हुए, है ना, ये पूरा हाफ कट कर रहे हैं, ये पूरा हाफ कट कर गया,
है ना, पूरा बीच से आधा आधा इक्वल हो गया। तो अब ये आधा आधा हो गया, तो यहाँ पे ये रहा। तो इस NO2 को, इस NO2 की इमेज तो दिखाई देने वाली नहीं है, नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है। अगर आप एक मोलिकुलर प्लेन की बात करोगे, जो इस प्लेन को यहां से, तो इसके अंदर इसको पूरे को कट कर दे, इस पूरे को कट कर दे, तो यहां पे देखो ऊपर क्लोरीन लगा हुआ है, नीचे ब्रोमीन लगा हुआ है। तो इसकी अगर आप बात करेंगे स्टूडेंट, इसके अंदर भी नो POS, नो COS, इसके अंदर भी आपका नो POS, ना ही कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ना ही कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री है, इसलिए ये भी आपका ऑप्टिकल एक्टिव होगा, ये भी आपका ऑप्टिकल एक्टिव होगा। अब बात करते हैं इन ऑप्शंस की, ठीक है। तो यहां पे देखिएगा, इसमें अगर आप देखोगे, ये भी कायरल सेंटर है, ये भी कायरल सेंटर है, ये भी कायरल सेंटर है, कोई POS यहां पे प्रेजेंट नहीं है, ये भी ऑप्टिकल एक्टिव हो जाएगा, ये भी ऑप्टिकल एक्टिव हो जाएगा। अब देखो इसको, ये वही बन गया जी आपका फिर। तो यहां पे देखिए कि आपको कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नजर आ रही है क्या इसके अंदर? इसके अंदर अगर आप देखेंगे, इसको अगर आप इक्वल कट, इसको, हाँ देखो, इसको अगर आप पूरे को कट करते हो, इसको अगर आप पूरे को कट करते हो, तो इसकी इमेज आपको नीचे दिख जाएगी, इसके अंदर POS प्रेजेंट है, इसके अंदर POS प्रेजेंट है, तो ये कैसा हो जाएगा, ये आपका अकायरल हो जाएगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है। सेम देखिएगा, इसको आप हाफ कट करेंगे, इसको आप पूरे को हाफ कट करेंगे, तो इसको इसकी इमेज यहां नीचे दिखाई देगी, तो इसके अंदर भी आपका POS प्रेजेंट है, इसके अंदर भी आपको POS प्रेजेंट दिख रही है, तो ये भी कैसा हो जाएगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव। तो यहां पे ऐसे ऐसे देखेंगे ना भाई, आपको 9 कंपाउंड ऐसे मिलेंगे जो कि ऑप्टिकल एक्टिव है। कुछ है ऐसे जो मैंने आपको पढ़ा दिया। ऑप्टिकल इनएक्टिव कितने मिले हैं? एक तो ये वाला मिला, एक ऑप्टिकल इनएक्टिव, और मुझे कोई मिला नहीं है, 2 ये वाले मिले हैं, तो टोटल ये 12 थे ना, JKL टोटल 12 थे। 12 में से ये 2 तो ये ऑप्टिकल इनएक्टिव हैं, और एक ये वाला ऑप्टिकल इनएक्टिव है। H भी एक्टिव होगा भाई, H भी ऑप्टिकल एक्टिव होगा, ध्यान रखना। एंड ये D भी आपका ऑप्टिकल एक्टिव होगा। तो 9 इज द करेक्ट आंसर। क्या करेक्ट आंसर आना था इस क्वेश्चन का? 9 इज द करेक्ट आंसर। बाकी देख लीजिएगा भाई, है ना, ये ऐसा क्वेश्चन मतलब बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाता है और रेयरली पूछा नहीं जाएगा। ये किसी एक बुक का क्वेश्चन था, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे करवा दिया है। प्रैक्टिस आपकी अच्छी खासी हो जाएगी। 9 इज द करेक्ट आंसर। यस, RS नोमेनक्लेचर का क्वेश्चन है। लास्ट टाइम पे मैं आपको पढ़ा चुका हूं लास्ट क्लास में कि भाई वेस्डस रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। चलिए थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी, एक बार और दोबारा से देख लेते हैं। C2 के बारे में सबसे पहले बताना, ये है जी आपका C2 मेंशन कर दिया है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी ब्रोमीन को जाएगी, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O लगा हुआ है, सेकंड प्रायोरिटी यहाँ जाएगी, थर्ड प्रायोरिटी यहाँ जाएगी, फोर्थ प्रायोरिटी यहाँ जाएगी। फोर्थ प्रायोरिटी वेज पे है एंड 1 2 3 के डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, तो R कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी। क्या आएगी? 2 की R। B को हटा दो, C को हटा दो, ये दोनों पॉसिबल नहीं हो सकते, B और C पॉसिबल नहीं हो सकते, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, पहली प्रायोरिटी जाएगी OH को, हाईएस्ट एटॉमिक नंबर। उसके बाद यहाँ कार्बन पे हाइड्रोजन है, यहाँ ब्रोमीन है, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी, फोर्थ प्रायोरिटी। फोर्थ प्रायोरिटी डैश पे है और 1 2 3 की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, तो ये भी आपका R कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी। क्या आ जाएगी? R कॉन्फ़िगरेशन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 2R एंड 3R। क्या आएगा? 2 भी R होगा एंड 3 भी R होगा। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं स्टूडेंट, गेट 2009 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा था। तो आपसे पूछ रहे जी बताओ कि 2 तो R होगा या E होगा या Z होगा, वो भी देख लेंगे। पहले इसका डिस्कशन कर लेते हैं स्टूडेंट, है ना। ये रहा, तो सबसे पहली प्रायोरिटी किसको जाएगी? OH को, हाईएस्ट एटॉमिक नंबर। यहां देखो, अब ध्यान से देखना थोड़ा सा, इसके ऊपर डबल बॉन्ड लगा हुआ है और इसके ऊपर डायरेक्ट 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। तो मैंने बोला था भाई इसको तो हम इमेजिनरी करके मानते हैं, भाई ये तो इमेजिनरी है और ये तो रियल है ना, ये तो रियल है। तो किसको फर्स्ट सेकंड प्रायोरिटी जाएगी भाई? किसको सेकंड प्रायोरिटी आप भेजेंगे? यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ है अबव दी प्लेन, क्योंकि अगर OH बिलो दी प्लेन है तो ये आपका अबव दी प्लेन लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखो, चलो ये कॉमन हो गया, मान लेते हैं पॉइंट। उसके बाद यहाँ पे मिथाइल, तो इसी को सेकंड प्रायोरिटी जानी चाहिए मेरे हिसाब से। सेकंड इसको जाएगी, थर्ड इसको जाएगी और फोर्थ इसको जाएगी। फोर्थ प्रायोरिटी आपका वेस्ट पे है और 1 2 3 के डायरेक्शन आपका क्लॉकवाइज नजर आ रही है, तो इसकी S कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? इसकी S कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए। बाकी इसका एक बार वेरिफिकेशन हम जरूर कर लेंगे कि हम जो बता रहे हैं वो सही है या नहीं है। वेरिफिकेशन एक बार होना जरूरी है।
एक मिनट के लिए भाई मैं थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ इसका आंसर। तो यहाँ पे 4 का एस दिया हुआ है ना, एस ही निकाला अपन ने भी, सही है बिल्कुल, एस निकाला हुआ है हमने भी, तो 4 का क्या आएगा यहाँ पे, एस ही आएगा भाई, बिल्कुल सही है। 4 का एस, एस कॉन्फ़िगरेशन ही हमने निकाली है। यहाँ पे भी 4 का एस और यहाँ पे भी 4 का एस, ये दोनों हटा दो। चलो स्टूडेंट, अब है ना लगे हाथ आप देख लो कि डबल बॉन्ड में हम इजेड नोमेनक्लेचर कैसे बताते हैं, अभी देख लो बस यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद बता देता हूं कि इजेड नोमेनक्लेचर कैसे देखते हैं, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ई एंड जेड कॉन्फ़िगरेशन कैसे, तो ये होता है डबल बॉन्ड सिस्टम के लिए, जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं उनके लिए होता है ये। तो ये देखो कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड, अगर यहाँ पे मैंने फ्लोरीन लगा दिया, यहाँ पे मैंने क्लोरीन लगा दिया, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दिया और यहाँ पे मिथाइल लगा दिया। अब देखो इसके लिए आप सिस ट्रांस तो नहीं बोल सकते, सिस ट्रांस तो हम कब कब बोल सकते हैं, जब सेम ग्रुप 180 डिग्री पे हो तो उसको क्या बोल दिया जाता है, ट्रांस। अगर 90 पे हो तो सिस, बट यहाँ तो सेम ग्रुप है ही नहीं, सारे के सारे अलग है। तो सबसे पहले क्या करो, इन दोनों में से प्रायोरिटी दो अकॉर्डिंग टू सीआईपी रूल। इसको फर्स्ट प्रायोरिटी जाएगी हाईएस्ट एटॉमिक नंबर, इसको सेकंड प्रायोरिटी जाएगी, इसको फर्स्ट प्रायोरिटी जाएगी और इसको सेकंड प्रायोरिटी जाएगी। तो आपको क्या देखना है, अगर फर्स्ट प्रायोरिटी के सामने सेकंड प्रायोरिटी आ रही है, कंक्लूजन क्या है देख लेना, अगर फर्स्ट प्रायोरिटी के सामने सेकंड प्रायोरिटी आ रही है तो वो होते हैं जेड, वो क्या होते हैं, जेड, है ना, अपोजिट। अगर फर्स्ट प्रायोरिटी के सामने फर्स्ट प्रायोरिटी आ जाए तो सेकंड के सामने सेकंड आ ही जाएगी अपने आप, तो वो होते हैं आपका ई। क्या होते हैं वो आपका ई, वो क्या होते हैं ई। तो ई जो होते हैं वो लाइक दैट ट्रांस है, लाइक दैट ट्रांस, और जो जेड होते हैं वो लाइक दैट सिस है, आप ऐसा भी बोल सकते हैं। तो इतना सिंपल होता है ये। सबसे पहले आप प्रायोरिटी डिसाइड कर लो अकॉर्डिंग टू सीआईपी रूल, 1 के सामने 1, 2 के सामने 2, है ना। अगर 1 के सामने 1 आ जाए, 2 के सामने 2 आ जाए तो ई नोमेनक्लेचर, और 1 के सामने अगर 2 आ जाए तो जेड नोमेनक्लेचर। इतना सिंपल सा होता है आपका इजेड नोमेनक्लेचर। तो आइए अब देख लेते हैं यहाँ पे कि कैसे ये वाला जो ग्रुप है 2 नंबर, है ना, ये डबल बॉन्ड इसको बोल रहे हैं, ये आपका फर्स्ट कार्बन होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रायोरिटी देंगे, और ये आपका सेकंड है, ठीक है, डबल बॉन्ड। अब मुझे ये देखिए, इन दोनों में से यहां तो मिथाइल और यहां पे सी डबल बॉन्ड ओ है, इसको जाएगी फर्स्ट प्रायोरिटी, इसको जाएगी सेकंड प्रायोरिटी। यहां पे हाइड्रोजन है और यहां पे मिथाइल है, मतलब तो फर्स्ट प्रायोरिटी एंड सेकंड प्रायोरिटी। अब मुझे बताओ कि 1 के सामने क्या आ रहा है 1, और 2 के सामने क्या आ रहा है 2, तो क्या होगा, ई या जेड, तो ई होगा भाई, क्या होगा, ई। इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज ऑप्शन डी। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज ऑप्शन डी। तो ये क्वेश्चन आपका इजेड एंड आरएस नोमेनक्लेचर दोनों का मिक्स क्वेश्चन था। होप कि आपको समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट ये क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, ये आपका डी ग्लिसरल्डिहाइड है और HCN की रिएक्शन करवानी है, तो आपको 2 डायास्टीरियोमर्स मिलेंगे। डायास्टीरियोमर्स क्या होते हैं, नॉन मिरर इमेज एक दूसरे की। चलो मैं आपको बता देता हूं स्टूडेंट, ये रिएक्शन कैसे काम करती है, आगे बताना ही है इसके बारे में। देखिए अगर आपको कहीं पे इन जर्नल का C डबल बॉन्ड O दिख जाए ऐसे, ये R1 हो गया और ये आपका R2 हो गया, तो अब यहाँ पे जो HCN है, CN नेगेटिव एज ए न्यूक्लियोफाइल के तौर पे अटैक करता है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अटैक करेगा और ये वाला बॉन्ड कुछ ऐसे मूव करेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे आपके पास 2 ऑप्शंस आ सकते हैं भाई ना, कि ये जो OH ये हो सकता है कि CN आपका बिलो दी प्लेन से अटैक करे, है ना, तो OH कहाँ पे बनेगा, अबव दी प्लेन बनेगा। R2 और R1 को आपने एक प्लेन में मान रखा है, एक ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि CN आपका अबव दी प्लेन से अटैक करे तो आपका OH बिलो दी प्लेन चला जाएगा, है ना, आपका OH बिलो दी प्लेन चला जाएगा। यही तो है ना मेन पॉइंट। यस, सेम स्टूडेंट आपको यहाँ पे भी यही करना है। जो कार्बोक्सिलिक यहाँ पे जो एल्डिहाइड है, जब आप उसके ऊपर अटैक करवाएंगे तो यहाँ पे जो पहला कार्बन है ये वाला, है ना, ये कार्बन, अब इसके ऊपर जो CN अटैक करेगा, मान लो वो यहाँ से, एक तो ये पॉसिबिलिटी बन सकती है, ध्यान से देखिएगा, एक तो ये पॉसिबिलिटी बन सकती है कि CN राइट में आ जाए, CN राइट में, नीचे वाला सेम रहेगा, नीचे वाले का आपको कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा, नीचे वाले में आपको कोई भी चेंज देखने को मिलने वाला नहीं है, वो वैसा का वैसा ही रहेगा।
है ना, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन लगा हुआ है ना। इस अब क्या कर सकते हो आप, इसको इस CN को भी आप ऊपर लेके चले जाना है ना, ये भी गड़बड़ होगी, मैं अभी बता देता हूँ। वैसे RS नोमेनक्लेचर निकालना तो कोई ज्यादा बड़ी गड़बड़ नहीं होगी हमसे यहाँ पे, है ना, लेकिन अगर आप इसका IUPAC नोमेनक्लेचर करेंगे तो CN को आपको टॉप पे लेके जाना पड़ेगा, मेन बात ये है। फिलहाल यहाँ पे RS नोमेनक्लेचर में हमारा काम चल जाएगा। वैसे आप कोशिश करना कि CN टॉप पे जाए, ठीक है, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी आपको टॉप पे ले जाने पे, वही इवन इंटरचेंज करके आप टॉप पे लेके जा सकते हैं। फिलहाल हमें सिर्फ RS नोमेनक्लेचर निकालना है, तो उसके लिए कोई ज्यादा बड़ा इशू नहीं बनेगा। तो इसको मैं मान लेता हूं भाई, ये हमारा X बन गया और ये हमारा Y बन गया। सिर्फ डिफरेंस आप देख रहे हैं, इसकी कॉन्फ़िगरेशन वैसी है जैसे थी स्टार्टिंग में ही। यहाँ पे CN या तो राइट में होगा या लेफ्ट में होगा, जैसे यहाँ पे अबव और बिलो बताया ना, वैसे यहाँ पे होगा। चलो इसको भाई मैं मान लेता हूं कि हमारा फर्स्ट कार्बन ये CN का होगा, सेकंड कार्बन किसका होगा, ये तो ये कार्बन नंबर 2 है। इसका अब देखो कि क्या आएगा, फर्स्ट प्रायोरिटी किसको जाएगी, OH को, हाईएस्ट एटॉमिक नंबर। नीचे जो है ना, यहाँ तो कार्बन के साथ नाइट्रोजन लगा हुआ है, यहाँ तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन लगा हुआ है ना, हाईएस्ट एटॉमिक नंबर नीचे जाएगा 3, उसके बाद 4 और उसके बाद 3, उसके बाद 4। तो फोर्थ प्रायोरिटी वर्टिकल पे है एंड 1 2 3 के डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है। देखो अगर फोर्थ प्रायोरिटी वर्टिकल पे होती और क्लॉकवाइज होती तो ट्रिक बनती VCR, वर्टिकल क्लॉकवाइज R। फिलहाल क्या होगी, S, क्या होगी S। तो यहाँ पे इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो S आ गई। अब इसकी तो फिक्स ही रहेगी, जो है फिक्स ही रहेगी, देख लेना चाहिए। इसको देंगे फर्स्ट प्रायोरिटी, ऊपर जाएगी सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी, फोर्थ प्रायोरिटी। फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पे और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये अगर यहाँ पे R है ना स्टूडेंट, तो यहाँ पे भी थोड़ी नहीं चेंज किया, ये भी R ही रहेगा। मतलब 3 तो R है, 3R 3R। अगर ये एक S है ना, जब आप इसको देखो, ये क्या है, ये तो ओड इंटरचेंज है। आपने CN और OH की पोजीशन चेंज कर दी है, और मैंने आपको बताया था अगर आप ओड इंटरचेंज करेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगी S। तो अगर एक 2S था तो दूसरा 2R हो जाएगा, सिंपल सी बात है। देखो इसमें अगर डायास्टीरियोमर बोल रहे हो ना स्टूडेंट, ये तो फिक्स रहेगा 3R, इसकी तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो ही नहीं रही है। तो ये 3R और S कर रही है, ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता। 3S और 3R कर रहे हैं, ऐसा तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। 3R और 3R हो सकता है, बट यहाँ पे 2S और 2S नहीं हो सकता, ये तो आइडेंटिकल ही हो जाएंगे। डायास्टीरियोमर क्या होते हैं भाई, नॉट मिरर इमेज, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो इस प्रकार से आप देख सकते थे, इसको निकाल सकते थे। अब हम आगे बात करते हैं भाई। यस, ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, द कॉन्स्टिट्यूएंट अमीनो एसिड प्रेजेंट इन दी फ्रॉम दिस। तो ये आपको बताना चाहिए R कॉन्फ़िगरेशन किसकी होगी, S, ये सब है ना। तो RS नोमेनक्लेचर निकालना भाई सिंपल, ऑलरेडी आपको सारी चीजें समझाई जा चुकी हैं, तो आप यूज कीजिएगा और आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो इसको आपको ट्राई कर लीजिएगा, है ना। इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि एस्पार्टिक एसिड कौन सा है और लाइसिन कौन सा है, ठीक है। ये अमीनो एसिड्स होते हैं, है ना। उसके बाद देख के और आपको फिर सिंपल, जैसे यहाँ पे ये अबव द प्लेन दिखा रखा है, तो यहाँ पे आपका क्या रहा होगा, बिलो द प्लेन। फर्स्ट प्रायोरिटी किसको जाएगी, है ना, इसको जाएगी। सेकंड प्रायोरिटी इसको जाएगी, थर्ड प्रायोरिटी इसको जाएगी, फोर्थ प्रायोरिटी इसको जाएगी। फोर्थ प्रायोरिटी डैश पे 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज, तो S कॉन्फ़िगरेशन आ गई। एक तो पक्का S होगा इनमें से। उसके बाद देखो यहाँ पे अगर ये आपका बिलो दी प्लेन है तो ये आपका अबव दी प्लेन हो गया फर्स्ट प्रायोरिटी। यहाँ पे C डबल बॉन्ड O के साथ, वहां पे OH लगा हुआ है, यहाँ पे N लगा हुआ है, नहीं सॉरी एक मिनट रुको, पहले तो इसको देखो आप, यहाँ पे ये CH2 है और ये C डबल बॉन्ड O। सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी, फोर्थ प्रायोरिटी। फोर्थ प्रायोरिटी आपका वेज पे है और 1 2 3 के डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, तो ये R। एक R आएगा और एक S आएगा, है ना। तो S वाला हटा दो, ये तो नहीं पॉसिबल हो सकता। R ग्लूटामिक एसिड है और ये आपका एक, ये बोल रहे हैं भाई ये वाला एसिड है, S है, R है। तो इसमें आपको एसिड के बारे में देखो आपको पढ़ाया जाएगा, आगे जो चैप्टर्स होंगे उनके अंदर पढ़ाया जाएगा। एसिड का जो है चैप्टर वो आपका आगे आने वाले चैप्टर से वहां पे आपको पढ़ाया जाएगा। फिर भी मैं इसका आंसर आपको जरूर वेरीफाई कर देता हूं कि क्या होगा यहाँ पे। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है स्टूडेंट, क्या आएगा आपका, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ये जो आप देख पा रहे हैं R वाला, इसे बोला जाता है एस्पार्टिक एसिड, और S ये जो देख रहे हैं आप, इसे बोला जाता है लाइसिन। ये आपका अमीनो एसिड होते हैं, ठीक है। यस, इस क्वेश्चन को देखिएगा स्टूडेंट, ये कॉम्प्लेक्स भी अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
आगे जाके इसका डिटेल में डिस्कशन होगा जब हम नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर निकालेंगे, वहां पे इसका एक अलग इंपैक्ट पड़ता है ना, वहां पे आप थोड़ी सी गड़बड़ कर सकते हैं। फिलहाल तो यहाँ पे आरएस नोमेनक्लेचर पूछा है, इसलिए मैं उसी अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूं, लेकिन आगे जब आप देखेंगे तो थोड़ा सा आपको जरूर कॉम्प्लिकेटेड ये देखने को मिल सकता है। चलिए पहले हम अब इसके बारे में बात कर लेते हैं जी, क्या आप इसका आरएस नोमेनक्लेचर आप कैसे बताएंगे। देखिएगा, द एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ टू कायरल सेंटर इन दिस नेगेटिव नेगेटिव कैम्फर, ये दिखा रखा है। तो एक तो कार्बन नंबर 1 के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, कार्बन नंबर 1, और एक आपका ये 4 के बारे में है। तो अगर ये आपका अबोव द प्लेन है तो इसको आप कैसे करेंगे भाई, इसकी आप सबसे पहले फर्स्ट कार्बन की बात करते हैं। देखो यहां तो आपका CH3 ही लगा हुआ है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O लगा हुआ है ना, यहाँ पे जो कार्बन है उसके ऊपर 2 ऑक्सीजन लगे हुए हैं। तो प्रायोरिटी तो आपको समझ में आ गई होगी कि किसको जाएगी, तो फर्स्ट प्रायोरिटी जाएगी इसको। उसके बाद देखो यहाँ पे भी CH2 है, यहाँ पे CH3 है, और ये देखो ये तो वो हो गया, तो सेकंड प्रायोरिटी इसको जाएगी, थर्ड प्रायोरिटी इसको जाएगी, और फोर्थ प्रायोरिटी इसको जाएगी। ठीक है, फोर्थ प्रायोरिटी इसको जाएगी। अब आपको कैसे पता लगेगा जी ये अबव दी प्लेन है या बिलो दी प्लेन है ना। मेन टास्क अब क्या हो गया कि आपको कैसे पता लगेगा कि ये अबव दी प्लेन है। देखो अगर ये डार्क दिखा रखा है ना, ये इस तरीके से दिखा रखा है, तो इसका मतलब समझ जाना कि ये आपका बेसिकली बिलो द प्लेन होने वाला है। अगर ये ऐसा, देखो एक और क्वेश्चन दिखाता हूं, ये 2 बार पूछा है, ये दोनों नेट के क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये दोनों CSR नेट के क्वेश्चन। देखो यहां पे अगर आपने इसको, इसने कुछ ऐसा दिखा दिया ना डार्क, तो इसका मतलब पीछे वाला आपका बिलो दी प्लेन हो गया। ठीक है, अब देखो फोर्थ प्रायोरिटी हमें पता लग गया कि डैश पे है, और 1 2 3 की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है। फोर्थ प्रायोरिटी, एक मिनट रुकिएगा, फोर्थ प्रायोरिटी डैश पे है, 1 से 2, 2 से 3 एंटी क्लॉकवाइज है, तो S कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए इसकी, S कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए। एक मिनट भाई, वेरीफाई करते हैं कि सही है या नहीं है। ठीक है, क्या होगी भाई, S कॉन्फ़िगरेशन सही है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको अगर आप ऐसे रोटेट करवा रहे हैं तो ये S कॉन्फ़िगरेशन, तो फर्स्ट आपका क्या होगा, S होगा, फर्स्ट आपका क्या होगा, S। ठीक है, फर्स्ट S यहां पे आ रहा है और फर्स्ट S यहां पे आ रहा है, इसको हटा देते हैं और इसको हटा देते हैं। अब यहां पे ध्यान से देखिएगा, ठीक है, वो तो सिंपल हो गया। अब यहां पे देखो इसको, तो अगर मैं बात करूं, यहां भी CH2 है, यहां भी CH2 है, और यहां पे 2 कार्बन लगे हुए, तो फर्स्ट प्रायोरिटी ऊपर जाएगी। सेकंड प्रायोरिटी देखो CH2 जरूर होगा, आगे C डबल बॉन्ड है, सेकंड प्रायोरिटी जाएगी, थर्ड प्रायोरिटी जाएगी, और ये भी अबव द प्लेन ही होगा, फोर्थ प्रायोरिटी। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि फोर्थ प्रायोरिटी आपका कहां पे नजर आ रही है आपको, फोर्थ प्रायोरिटी आपको कहां पे नजर आ रही है, फोर्थ प्रायोरिटी आपको वेज पे नजर आ रही है, एंड 1 से 2, 2 से 3, ये गड़बड़ हो रही है भाई यहाँ पे कहीं ना कहीं, यहाँ पे हम जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ कर रहे हैं इसमें। फोर्थ का R दिखा रखा, एक मिनट रुको भाई, इसको एक बार देखते हैं, इसके लिए एक बार होल्ड पे है ये, फिलहाल इसको एक बार होल्ड पे रख देते हैं, एक बार नेक्स्ट वाला ऑप्शन चेक करते हैं। ये दोनों क्वेश्चन आपका CSR नेट के, ये दोनों चेक एक बार इसको चेक करते हैं, है ना। तो यहाँ पे अगर इसकी बात करें हम, तो पहली बात तो ये होगी कि ये C डबल बॉन्ड O है, इसको फर्स्ट प्रायोरिटी जाएगी, C डबल बॉन्ड O। ठीक है, यहाँ पे कार्बन, ये सेकंड प्रायोरिटी, ये थर्ड प्रायोरिटी, और ये फोर्थ प्रायोरिटी। फोर्थ प्रायोरिटी आपको डैश पे नजर आ रही है, और 1 से 2, 2 से 3 क्लॉकवाइज, तो फर्स्ट R होगा कंफर्म, फर्स्ट क्या होगा, R होगा कंफर्म, तो फर्स्ट R यहाँ पे भी और फर्स्ट R यहाँ पे भी है। ठीक है, तो फर्स्ट R समझ में आ गया ना। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, फोर्थ को यहाँ पे लगा हुआ है सिर्फ CH2, यहाँ पे भी CH2, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, फर्स्ट प्रायोरिटी अब इसको जाएगी। सेकंड, ये भी CH2, ये भी CH2, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, सेकंड प्रायोरिटी इसको जाएगी, थर्ड प्रायोरिटी इसको जाएगी, और फोर्थ प्रायोरिटी इसको जाएगी। फोर्थ प्रायोरिटी डैश पे है, एंड 1 से 2, 2 से 3 एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये भी R कॉन्फ़िगरेशन आएगी। क्या आएगी, ये भी आपका R कॉन्फ़िगरेशन। तो क्या आंसर आ गया, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर।
क्या आएगा? फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। क्या दिया हुआ? बिल्कुल सही है भाई, फर्स्ट ही दिया हुआ है। तो इसका मुझे ना आंसर चेक करना पड़ेगा, मुझे लग रहा है कि इसमें आंसर मिस्टेक हो सकती है, जो मेरे पास पीडीएफ अवेलेबल है इस क्वेश्चन की। एक बार भाई मैं वेरीफाई कर लेता हूँ ताकि कोई है ना मिस्टेक ना हो जाए हमसे। यही वाला मॉलिक्यूल था, बिल्कुल सही है, ये मॉलिक्यूल है। और इसका आंसर क्या दिया गया है अभी मैं देख लेता हूँ। ये क्वेश्चन भाई अगर आप देखना चाहते हैं खुद भी, तो ये आपका दिसंबर 2012 का क्वेश्चन, दिसंबर 2012 में पूछा था सीएसआर नेट में। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था एक और, ये वाला जो क्वेश्चन था, ये जून 2011 का क्वेश्चन है। ये आपका जून 2011 का क्वेश्चन, दोनों सीएसआर नेट के। जब ऑप्टिकल काउंट करेंगे ना, वहां पे मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या इसके पीछे की इंपॉर्टेंस होती है। सही तो था भाई, बिल्कुल मेरा बिल्कुल सही निकाला था आपने, लेकिन यहाँ पे इसमें मिस्टेक था। जो मेरे पास एक पीडीएफ थी, बुक में बिल्कुल सही लिखा हुआ है अगर आप देखेंगे तो। यस, इसका मैं दोबारा से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ स्टूडेंट। वैसे तो ये मेंशन करते तो बहुत बढ़िया है, लेकिन जब ऑप्टिकल काउंट करेंगे ना, मैं आपको इसका मीनिंग पढ़ाऊंगा। यहाँ पे इसकी फिक्स होती है। देखो मेन पॉइंट पता क्या है, ये वाला रिजिड कंपाउंड है, इसकी फिक्स होती है। अगर या तो इसकी आर ही कॉन्फ़िगरेशन होगी या इसकी एस ही कॉन्फ़िगरेशन होगी, आर एस दोनों पॉसिबल नहीं हो सकती है यहाँ पे। ये इस मॉलिक्यूल की खास बात होती है, ये रिजिड कंपाउंड होता है। आपको जब मैं काउंट करेंगे ना, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर काउंट करेंगे, तब और डिटेल में समझाऊंगा। फिलहाल ये ध्यान रखना कि ये फिक्स्ड होता है, ये अपनी कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं कर सकता। जैसे और मॉलिक्यूल आर से एस में जा रहे हैं ना, यहां पे नहीं जाया जा सकता, फिक्स है यहाँ पे, या तो आर या एस, ऐसा फिक्स होता है। तो यहाँ पे भाई मैंने आपको सिंपल सा ये पढ़ाया। अगर आप पहले इस क्वेश्चन को देखते तो आप इसको अप्रोच कर पाते, है ना। तो ये आपका जाएगा बिलो दी प्लेन। तो मैंने प्रायोरिटी देखी भाई, सबसे पहले इसको प्रायोरिटी दी मैंने फर्स्ट, ऊपर सेकंड प्रायोरिटी दी, थर्ड प्रायोरिटी दी, फोर्थ प्रायोरिटी। फोर्थ प्रायोरिटी डैश पे 1 2 3 की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, तो 1 को मैंने एस बताया, इसलिए इस ऑप्शन को हटा दिया, इस ऑप्शन को हटा दिया। ठीक है, ये दोनों हट गए, नो प्रॉब्लम। उसके बाद देखो, अब यहाँ पे मैंने ये हाइड्रोजन फर्स्ट प्रायोरिटी जाएगी अब ऊपर। क्यों? क्योंकि ये जो कार्बन देख रहे हैं इसके ऊपर 2 मिथाइल लगे हुए हैं, ठीक है, 3, बल्कि ये CH2 भी लगा हुआ है। हाइड्रोजन है ही नहीं, इसके पास भी 2 हाइड्रोजन, इसके पास भी 2 हाइड्रोजन। तो सेकंड प्रायोरिटी जाएगी किस, फर्स्ट प्रायोरिटी जाएगी ऊपर। उसके बाद ये भी CH2, ये भी CH2, यहाँ पे लगा हुआ C डबल बॉन्ड O। सेकंड प्रायोरिटी जाएगी यहाँ पे, थर्ड प्रायोरिटी जाएगी यहाँ पे, और फोर्थ प्रायोरिटी जाएगी यहाँ पे। तो फोर्थ प्रायोरिटी डैश पे 1 से 2, 2 से 3 क्लॉकवाइज, तो S दोनों की ही क्या कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी स्टूडेंट, 1B S होगा एंड 4B S होगा, 1B S होगा एंड 4B S होगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा ना। और ये जो आप देख पा रहे हैं ना कि ये कैसे इन द प्लेन, आउट ऑफ द प्लेन बना रखा है। एक मिनट रुकिए, मैं एक बार वेबसाइट का एक्सेस देखता हूं, अगर अपने पास उसमें मिल जाना चाहिए कैम्फोर मेरे हिसाब से, तो आपको अच्छे से समझा दूंगा कि मीनिंग क्या है इसका एग्जैक्ट। अगर मिलता है तो मैं समझा दूंगा, आपको भी समझ में आ जाएगा कि ये कैसे अबो बिलो दिखा रखा है इन्होंने, क्या मीनिंग होता है इसका, कौन से प्लेन के अकॉर्डिंग ये अबो बिलो दिखा रहे हैं। नहीं है भाई, ठीक है, नहीं है। देखो ये आप थोड़ा सा समझ लो कि ये प्लेन है, देखो ये वाला इसको कंटेन करता हुआ ये प्लेन है, ये प्लेन बीच में, बिल्कुल बीच में। अगर आप इस प्लेन को देखोगे, यहां से अगर व्यूअर देख रहा है तो इस प्लेन के अकॉर्डिंग तो ये बाहर हुआ निकला हुआ दिखेगा, और वो पीछे वाला पीछे दिखाई देगा, है ना, इसलिए। चलिए भाई, इसका आगे एक बार और मैं यूज करवाऊंगा आपको। ये क्वेश्चन आप खुद कर लीजिएगा भाई, RS नोमेनक्लेचर बताना है, बहुत सिंपल है। ठीक है, चलो मैं एक का बता देता हूं। और ये देखो ऊपर थ्योरी पढ़ना भाई, ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। TIFR वाले ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जबरदस्त वाले, ये पढ़ के देखना ना। स्टीरियो केमिस्ट्री का जो चैप्टर है वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, वो यहां से पता लगेगा। चलो पढ़ते हैं, थोड़ा सा आपको लगेगा यस यार ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है डेली लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। देखो स्टीरियो केमिस्ट्री की अगर आप बात करोगे, मुझे थोड़ा बहुत ध्यान आ रहा है किसी बुक में लिखा हुआ है ऐसा कि भाई एक ड्रग्स है, अगर आप उसकी मान लो आर फॉर्म है, आर फॉर्म तो वो बहुत अच्छा काम करती है, दवाई है वो, बेसिकली एक प्रकार से मेडिसिन है। आर फॉर्म तो बड़ा अच्छा काम करती है, डिजीज को क्योर करती है।
अगर वही फॉर्म आपका एस में कन्वर्ट हो जाए ना, फिर वो पॉइजन के तौर पे काम करने लग जाती है। किसके तौर पे? पॉइजन के तौर पे। तो यानी कि उसी की इनएंशियोमेरिक फॉर्म पॉइजन के तौर पे काम करती है, और कई बार रूम टेम्परेचर भी इंटर कन्वर्ट हो जाते हैं, तो बड़ी दिक्कत हो गई थी भाई, है ना। पूरी एक ऐसी स्टोरी है। और इस कंपाउंड से भी आप आइडिया ले सकते हैं। देखना कितना सुंदर इसको एक्सप्लेन किया गया है टॉपिक को। मैनी टाइम्स इनएंशियोमर्स गिव राइज टू डिफरेंट ऑर्डर्स, है ना, अलग अलग ऑर्डर शो करते हैं इनएंशियोमर। फॉर एग्जांपल माइनस कार्बोन, कार्बोन हो गया भाई, ये माइनस वाला हैज स्वीटेस्ट मिंटी स्मेल। लेकिन देखो इसका मतलब ये समझ लो, ये फॉर एग्जांपल एस कॉन्फ़िगरेशन है, इसकी एस कॉन्फ़िगरेशन है ना सेम मॉलिक्यूल की, तो वो कैसी स्मेल शो कर रही है? स्वीटिश मिंटी स्मेल शो कर रही है। और उसी का इनएंशियोमर आर फॉर्म जो है फॉर एग्जांपल, वो स्पाइसी अरोमा फॉर्म शो कर रहा है, लाइक फार्शियन क्यूमीन सीड्स के टाइप में। सिमिलरली लिमोनिन जो होता है, अगर वो प्लस फॉर्मेट में है, तो वो वो कहाँ पाया जाता है? ऑरेंजेस में, है ना। एंड जो नेगेटिव होता है वो लेमन्स में। तो व्हाट आर द स्टीरियो? तो समझ पा रहे हैं ना क्या है? अगर आपने उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गई, तो उसकी प्रॉपर्टीज भी चेंज हो गई। और यही तो हमारा चैप्टर शुरुआत हुआ था, तब पढ़ाने लगा था मैं। क्या पढ़ाने लगा था मैं? है ना भाई, केमिकल फॉर्मूला सेम एंड डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, उसी को तो आइसोमर्स बोल रहे थे। और यहाँ पे लिंकेज भी सेम होती है। इसलिए अगर आप फर्स्ट का निकालना चाहते हैं, एक का मैं निकाल के बता देता हूँ, बाकी आप खुद ट्राई कर लीजिएगा भाई, है ना। देखो ये आपका अगर यहाँ पे बिलो अबो दी प्लेन दिया हुआ, तो ये आपका क्या आ जाएगा? यहाँ पे बिलो दी प्लेन हाइड्रोजन। तो फर्स्ट प्रायोरिटी देखो, इसको जाएगी फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड इस सी डबल बॉन्ड ओ को जाएगी, है ना, और थर्ड यहाँ पे जाएगी, फोर्थ यहाँ पे जाएगी। फोर्थ प्रायोरिटी डैश पे 1 2 3 डायरेक्शन क्लॉकवाइज आर आ गया भाई। क्या आ गया? ये आपका आर कॉन्फ़िगरेशन आ गई। तो आर यहाँ पे भी आर है, यहाँ पे भी आर है, हटा दो इसको। तो भाई इन दोनों ऑप्शन को तो हटा ही दो, ये नहीं होगा। अब लास्ट वाला निकाल लेता हूँ, क्योंकि बाकी तो मेरे को लग रहा है कि ये यहाँ पे भी एस है, यहाँ पे भी एस है। बस ये लास्ट वाला बता देता हूँ, यहाँ पे एस होगा या आर होगा, तो हमारा क्वेश्चन पूरा सोल्व हो जाएगा ये। तो इसमें देखो, अगर मैं यहाँ पे देखूँ हाइड्रोजन, ये राजी हाइड्रोजन, तो फर्स्ट प्रायोरिटी इसको जाएगी, सेकंड प्रायोरिटी इसको जाएगी, थर्ड प्रायोरिटी इसको जाएगी, फोर्थ। तो वही देख लो, क्लॉकवाइज आ रहा है, डैश पे आर आएगा, ये सी आएगा स्टूडेंट इसका करेक्ट आंसर। क्या आएगा? सी। बाकी आप खुद ट्राई करके देख लीजिएगा, दोनों की कॉन्फ़िगरेशन आपको यही मिलेगी जो मैंने आपको बताया है। तो TIFR 2019 का ये क्वेश्चन था। यस, चलो भाई, अब हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। अब हम आगे बढ़ते हैं, है ना, लास्ट हमारा RS नोमेनक्लेचर में, है ना। RS R एंड S nomenclature in planar chirality, ऐसे सिस्टम जो प्लेनर कायरलिटी शो करते हैं, जैसे उसमें मैंने आपको पढ़ाया अंसा कंपाउंड, है ना, अंसा कंपाउंड पढ़ाया एक, तो उसके बाद पैरासाइक्लोफेन पढ़ाया था, उसके बाद मैंने आपको ट्रांस साइक्लो अल्कीन पढ़ाई। उनके अंदर आप IUPAC इनके अंदर आप RS नोमेनक्लेचर कैसे डिसाइड करेंगे? तो सबसे पहला काम होता है स्टूडेंट कि आप पायलट एटम, यहाँ पे PA होता है, क्या होता है? पायलट एटम, PA को आप सिलेक्ट कीजिए। और PA क्या होता है? नॉन प्लेनर एटम होता है। कैसा होता है? नॉन प्लेनर एटम होता है। अभी मैं आपको समझाऊंगा। उसके बाद पायलट एटम से जो नेक्स्ट एटम होगा, वहां से आप नंबरिंग स्टार्ट कीजिए। क्या कीजिए? नंबरिंग स्टार्ट कीजिए। और नंबरिंग इस तरीके से स्टार्ट करनी है जहां पे सब्स्टिट्यूएंट नियरेस्ट पोजीशन पे हो, सब्स्टिट्यूएंट नियरेस्ट पोजीशन पे हो। अभी समझ में आ जाएगा, मैं आपको 2-3 एग्जांपल करवाऊंगा। तो नियरेस्ट पोजीशन पे होना चाहिए, ठीक है, नियरेस्ट पोजीशन पे हो। और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे ही आप नेमिंग करेंगे वहां पे 1 से 2, 2 से 3, अगर 1 से 2, 2 से 3 अगर आपको क्लॉकवाइज मिल जाए, फोर्थ प्रायोरिटी नहीं होती यहाँ पे, बस 3 ही प्रायोरिटी आएंगी, 1 2 3 आएगा यहाँ पे। अगर वो आपको क्लॉकवाइज मिल जाए तो आर कॉन्फ़िगरेशन, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज मिल जाए तो वो एस कॉन्फ़िगरेशन। बस इतना सा मुद्दा है, बस इतना सा मुद्दा है। समझ में आई बात क्या कह रहा हूं मैं यहाँ पे?
1 से 2, 2 से 3 अगर आपको क्लॉकवाइज मिल जाए तो आर कॉन्फ़िगरेशन, अगर एंटी क्लॉकवाइज मिल जाए तो एस कॉन्फ़िगरेशन। आइए समझते हैं। देखो यहाँ पे ये सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। ये एग्जांपल नंबर 1 है हमारा, एक रेफरेंस से मैंने लिया है, साइक्लोफेन, सिंपल पैरा, ये कुछ दिए गए। तो इसमें देखो मैंने आपको क्या बोला था स्टूडेंट, अगर आपको ध्यान है, ये हंसा कंपाउंड है आपका, हंसा कंपाउंड, तो ये आपका पूरा प्लेनर होता है। मैंने आपको बताया था इतना, क्या बताया था मैंने, ये पूरा प्लेनर होता है। तो मैंने आपको क्या बताया, पायलट एटम कौन सा होगा, नॉन प्लेनर एटम। तो ये जो मैं आपको इसको मैं सर्कल कर रहा हूं, ये देखो पहला नॉन प्लेनर एटम जो होता है, इसको तो प्लेनर ही मानते हैं यहां तक, पहला नॉन प्लेनर एटम, तो ये भी आपका पायलट एटम है और ये भी आपका पायलट एटम है। ये दोनों कैसे हैं, पायलट एटम है, ठीक है। इसके बाद इससे जो नेक्स्ट है ना, वहां से नंबरिंग स्टार्ट करनी है। तो ये देखो अब यहां से आप 1, 2, 3 और 4, अगर आप मान लो यहां से नंबरिंग स्टार्ट करोगे तो जो सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है वो 4th पोजीशन पे आ रहा है, जो सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है वो 4th पोजीशन पे आ रहा है। अगर वहीं पे आप नंबरिंग यहां से स्टार्ट करते हैं कि ये हो गया जी फर्स्ट, ये हो गया जी सेकंड, और ये वाला सब्स्टिट्यूएंट यहां 3rd पोजीशन पे, तो कहां से नंबरिंग स्टार्ट करोगे। मैंने आपको क्या क्या रूल बताए हैं। सबसे पहले आप पायलट एटम को सिलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद नंबरिंग स्टार्ट कीजिए नेक्स्ट एटम से, और सब्स्टिट्यूएंट नियरेस्ट पोजीशन पे हो वहां से नंबरिंग। तो कहां से नंबरिंग होगी, यहां से 1, 2 और 3। उसके बाद मैंने क्या बताया, अगर 1, 2, 3 क्लॉकवाइज आ जाए, ऐसे क्लॉकवाइज आ रहे हैं ना भाई, क्लॉक ऐसे ही तो चलती है। अगर क्लॉकवाइज आ जाए तो आर कॉन्फ़िगरेशन, अगर क्लॉकवाइज आ जाए तो आर कॉन्फ़िगरेशन, अगर एंटी क्लॉकवाइज आ जाए तो एस कॉन्फ़िगरेशन। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। आया समझ में। देखो इसके ऊपर नेट में एक क्वेश्चन आया था, पहले मैं आपको वो सोल्व करवा देता हूं, आपको काफी अच्छे से आइडिया लग जाएगा। यस, ये क्वेश्चन देखिएगा, है ना, ये क्वेश्चन, द एब्सोल्यूट, ये तो हेलिकल कायरलिटी है, ऊपर से नीचे आ रहे हो एंटी क्लॉकवाइज। स्टूडेंट मैंने बताया था ना, मैंने प्लस माइनस, अगर ऊपर से नीचे एंटी क्लॉकवाइज तो माइनस, तो यहाँ पे इसका भी एम बताया था, इसका भी, मतलब एम, पी तो नहीं होगा यहाँ पे, हेलिकल कायरलिटी इसके अंदर। यहाँ पे देखो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये भी पायलट एटम है और ये भी पायलट एटम है, बट यहां से सब्स्टिट्यूएंट दूर पड़ रहा है, यहां से नजदीक। ये फर्स्ट प्रायोरिटी, ये सेकंड प्रायोरिटी और ये थर्ड प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी एंड थर्ड प्रायोरिटी। और ये आपको नजर आ रहा है स्टूडेंट क्लॉकवाइज, ये आपको क्या नजर आ रहा है, क्लॉकवाइज। अगर आपको ऐसा नजर आ रहा है ना, अगर आपको ऐसा नजर आ रहा है तो आपको समझ लेना चाहिए, एक मिनट भाई, अगर आपको ऐसा नजर आ रहा है तो ये क्या होगा, क्लॉकवाइज, मतलब आर कॉन्फ़िगरेशन। क्या आएगा, आर कॉन्फ़िगरेशन। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा स्टूडेंट, फर्स्ट। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, फर्स्ट। चलो जी, आ गया समझ में। इसी जैसा नेक्स्ट जो मॉलिक्यूल है वो ये वाला देख लो, है ना, साइक्लोफेंस, पेंस, जो भी बोलो आप इसको। अब देखो सबसे पहले क्या है, ये तो प्लेनर है, ये पूरा यहां तक तो प्लेनर है, ये देखो ये पूरा सिस्टम तो नीचे प्लेनर है। अब पायलट एटम कौन सा हो गया, देखो ये जो डैश करके दिखा रखा है ना, ये पायलट एटम है। इनके नीचे जो आपको ये छोटा सा दिख रहा है डैश टाइप से, तो ये पायलट है। ये भी पायलट है और ये भी पायलट है। अगर यहां से नंबरिंग करोगे 1, 2, 3, 4, तो ये तो दूर पड़ रहा है भाई, तो हमें कहां से करनी पड़ेगी, नजदीक से करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मुझे मिल गया एंटी क्लॉकवाइज। क्या मिल गया स्टूडेंट, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड मुझे मिल गया एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो फिर क्या हो जाएगी, एस कॉन्फ़िगरेशन। तो क्या हो जाएगी, एस कॉन्फ़िगरेशन। सेम यहाँ पे देखो, ये पूरा सिस्टम प्लेनर मान रहे हैं, इसको इन्होंने माना पायलट एटम, ये वही है, बाइफिनाइल टाइप का सिस्टम है, लेकिन ये जुड़ा हुआ है ना। तो इसमें ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया और ये आपका थर्ड हो गया। तो इसको अगर आप देख रहे हैं, मुझे तो ये कैसा एंटी क्लॉकवाइज, एक मिनट रुको भाई, एक मिनट रुकिए, ये कैसा नजर आ रहा है भाई, 1 से 2, 2 से 3, ये एंटी क्लॉकवाइज नजर आ रहा है। ये फिर उससे जाएगा भाई, ये तो ये आपका एंटी क्लॉकवाइज है, तो आर कैसे आ रहा, आर तो नहीं आना चाहिए। पायलट एटम डिसाइड किया, इसमें थोड़ा नहीं होगा, ये प्लेनर कायरलिटी नहीं, इसमें शायद एक्सियल कायरलिटी है, तो इसको तो उस तरीके से देख लेना बर्फ, है ना। ये तो एक्सियल कायरलिटी है, मान लो प्लेनर साइड से एरो डालना, फर्स्ट प्रायोरिटी देना, सेकंड प्रायोरिटी देना, थर्ड देना, उस तरीके से देख सकते हो। तो ये इसमें नहीं चलेगा, ये प्लेनर इनमें चल रहा है ये केस। तो तीसरा केस हमने कौन सा पढ़ा था भाई,
तीसरा केस हमने कौन सा पढ़ा था प्लेनर कायरलिटी का, दैट इज ट्रांस वाला। तो यहाँ पे देखो साइक्लोनोनिन एग्जिस्ट इन ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म ओनली एट -80 डिग्री सेल्सियस। ट्रांस साइक्लोडैकिन इज एक्सट्रीमली मोबाइल सिस्टम, कॉन्फ़िगरेशन इसकी चेंज होती रहती है। तो यहाँ पे देखो मेन तो बस ये रहा आर, इसको देखो, ये भी पायलट एटम है, ये भी पायलट एटम है, दोनों पायलट एटम हो गए। उसके बाद आपको नंबरिंग स्टार्ट कर देनी है। यहां से मैंने नंबरिंग स्टार्ट की, ये फर्स्ट, ये सेकंड, और ये मेरा सी आ गया थर्ड। तो इसको अगर आप देख रहे हैं लगभग, तो ये मुझे क्लॉकवाइज नजर आ रहा है। क्या आ रहा है? क्लॉकवाइज। तो आर, अगर ये क्लॉकवाइज नजर आ रहा है तो आर हो गया भाई, समझ पा रहे हैं ना? इस तरीके से ये पूछा नहीं है भाई, सिर्फ और सिर्फ हंसा कंपाउंड पूछे। इसमें अगर आप देखेंगे, इसको पायलट एटम माना इन्होंने, इसको पायलट एटम। तो ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, और ये हो गया थर्ड। ये एंटी क्लॉकवाइज आ रहे हैं तो एस। क्या हो रहा है? ये एंटी क्लॉकवाइज आ रहे हैं तो एस। सेम यहाँ पे इसमें देखोगे तो इन्होंने इसको क्या माना है? पायलट एटम, ये एरो लगा रखा। तो इसको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ये मुझे कैसा नजर आ रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। कैसा? एंटी क्लॉकवाइज। तो ये कैसा हो जाएगा? एस। एस फॉर्म थी, आर में कन्वर्ट हो रही है। इसको मानोगे तो ये आ रहा है क्लॉकवाइज, तो ये कैसा रहा होगा? आर। आर से ये एस में कन्वर्ट हो रहा है। इस तरीके से ये इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, तो इसीलिए ट्रांस का पूछेगा नहीं। पूछे तो मैंने बता दिया। देखो यहां तक तो ये तो डबल बॉन्ड सिस्टम जो दिख रहा है, और इससे जो नेक्स्ट कार्बन दिख रहे हैं, दोनों कैसे प्लेनर है, ये पूरा सिस्टम तो यहां तक। इसके बाद आपको क्या देखना भाई? ये भी पायलट एटम हो सकता है और ये भी पायलट एटम हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। उसके बाद आपको सब्स्टिट्यूएंट या डबल बॉन्ड देखना, नियरेस्ट पोजीशन पे कहां रहा है। तो यहां से देखा मैंने भाई, ये इसको अगर मैं नंबरिंग 1 दूं, इसको 2 दूं और इसको 3 दूं, यहां से नंबरिंग क्या हो गई? 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4th हो गई, 5th नंबर पे आ रहा है जाके। तो जहां से नियरेस्ट डबल बॉन्ड आ रहा हो, वहां से आपने नंबरिंग स्टार्ट कर देनी है। नंबरिंग स्टार्ट करने के बाद वही देखना है 1 2 3। अगर आपको क्लॉकवाइज दिखे तो आर कॉन्फ़िगरेशन, एंटी क्लॉकवाइज दिखे तो एस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक फेरोसिन का केस भी दिया हुआ है। तो इसमें तो भाई आपका कैसी कायरलिटी होती है? सेंटर कायरलिटी होती है ना। ये बताया भी गया होगा, आप देखेंगे नेक्स्ट यहाँ पे। द फेरोसिन मॉलिक्यूल with one of the 5-membered ring desymmetrically substituent is typical example of chiral metallocins which were previously considered as a planar chirality। इसको पहले ना प्लेनर कायरलिटी के तौर पे कंसिडर किया जाता था पहले, है ना। इन दी मॉडिफाइड सिस्टम 1966 में इसको मॉडिफाई किया। दे आर क्लासिफाइड कंपाउंड विद कायरल सेंटर, है ना। तो इनको कायरल सेंटर के तौर पे काउंट किया जाने लग गया। पहले इनको कैसे देखो, ये मॉलिक्यूल ऑलरेडी आ चुका आपके एग्जाम में, मैंने पहले भी बताया था। तो ऊपर वाला जो सिस्टम है आपको, ये वाला सिस्टम कायरल कार्बन दिख रहा है, तो इसको कायरल कार्बन के अकॉर्डिंग देखा जाता है, न कि प्लेनर कायरलिटी। Each of the 5 carbon atoms substituent this ring is asymmetric atom and bonded to the metal. Chirality of these center C1 most preferred की जाती है, the chirality of the molecule। C2 is B, C5 is C। डी मार्क इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी निकाली हुई है इन्होंने कि आर कॉन्फ़िगरेशन आएगी। बट इतना डिटेल में पूछते नहीं है स्टूडेंट, है ना। फिर भी मैं बता रहा हूं, यहाँ पे देखो इनको क्या बोला भाई, ये जो दिख रहा है ना, इसी को हम कायरल मान के मेन मान के देख लेते हैं। फर्स्ट हो गया, इसको सेकंड प्रायोरिटी, इसको थर्ड प्रायोरिटी, इसको फोर्थ प्रायोरिटी, वेस्डेस मान के, और इसकी आर कॉन्फ़िगरेशन इन्होंने निकाली हुई है। ज्यादा पूछेंगे नहीं, ज्यादा पूछते नहीं इसके बारे में, है ना। आर एस तो बिल्कुल भी नहीं पूछेंगे, ज्यादा से ज्यादा ये पूछ सकते हैं कि इसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी है या नहीं है, जो आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं। वैसे तो भाई बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स पढ़ा सकता हूं मैं जो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं, बट हमें हमारे एग्जाम को ध्यान रखते हुए चीजें पढ़नी है। ऐसा नहीं है कि भाई कुछ भी पढ़ा दिया जाए, है ना। ऐसे तो स्टीरियो केमिस्ट्री की पता नहीं आपको कितनी बुक्स मिल जाएगी, कितने एग्जाम्पल मिल जाएंगे ना। जो मेन हमारे लिए काम का है वो मैं आपको जरूर बता रहा हूं। तो भाई हमारी अब हो गए सारे टाइप के क्वेश्चंस। मैंने आपको सेंटर कायरलिटी, देखो फिशर प्रोजेक्शन में कैसे देखते हैं वो बता दिया, वेज्डेस में कैसे देखते हैं वो बता दिया, चेयर फॉर्म में कैसे देखते हैं वो बता दिया, है ना। एक्सियल कायरलिटी में कैसे देखते हैं वो बता दिया, प्लेनर कायरलिटी में कैसे देखते हैं वो बता दिया, हेलिकल कायरलिटी में कैसे देखते हैं वो बता दिया। और आरएस नोमेनक्लेचर से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए थे ऑलमोस्ट मैंने आपको सारे सोल्व करवा दिए हैं। इससे ज्यादा आरएस नोमेनक्लेचर में नहीं पूछ सकता कुछ भी एग्जामिनर। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट अवर टॉपिक इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट, दैट इज इंटर कन्वर्जन ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, है ना। इंटर
कन्वर्जन ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, है ना। इसमें मैं सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, आप उसी में आ जाते हैं भाई। सबसे पहले और सबसे जो इंपॉर्टेंट है उसी में आ जाते हैं। अगर सबसे पहले हम वही बात करते हैं मेन वाली, अगर आपके पास एक वेजडेस रिप्रेजेंटेशन है और उसको आप फिशर प्रोजेक्शन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा तो यही पूछी जाती है आपसे, यही हमारे काम भी आती है। वेजडेस को फिशर प्रोजेक्शन में कैसे बदलना होता है उसके बारे में हम सबसे पहले सीखेंगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसी का सबसे ज्यादा यूज होता है। देखो अब मैं यहां पे एक रिप्रेजेंटेशन बना रहा हूं, अब देखिएगा ध्यान से। ये रहा, ठीक है। ये अब आपका बिलो द प्लेन हो गया। इसके ऊपर मैंने यहां पे लगा दिया हाइड्रोजन को, यहां पे लगा दिया मैंने OH को, ठीक है। सेम यहां पे मैंने आपका लगा दिया OH को और यहां पे मैंने लगा दिया हाइड्रोजन को, ठीक है। अब मैंने बोल दिया भाई इसका आप फिशर प्रोजेक्शन बनाइए। इसका क्या बनाइए? फिशर प्रोजेक्शन। तो स्टूडेंट फिशर प्रोजेक्शन आपको पता है, जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होती है उसका 2 डायमेंशनल वर्जन होता है। ये वाली जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये। अब देखो पहले आपको क्या देखना है, ये जो प्लेनर एटम है उसको देखना है। ये आपको क्या दिख रहा है? प्लेनर एटम। अगर ये डाउनवर्ड है, कैसा है ये? अगर ये आपका डाउनवर्ड है तो जो आपका वेज पे होता है वो राइट में जाएगा। जो आपका वेज पोजीशन पे होता है उसको आप राइट में लगा दीजिए। अगर आपका प्लेनर एटम डाउनवर्ड है, अगर आपका प्लेनर एटम डाउनवर्ड है तो जो वेज पे होता है उसको राइट पे लगा दीजिए एंड जो डैश पे होता है उसको लेफ्ट पे लगा दीजिए। जो डैश पे होता है उसको लेफ्ट पे लगा दीजिए। तो मैंने देखा जी सबसे पहले ये CH3 है, यह रहा जी CH3। इससे नेक्स्ट कार्बन की बात कर रहे हैं तो ये डाउनवर्ड था, इसलिए जो मेरा वेज पे था उसको राइट पे लगा दिया और इसको लेफ्ट पे लगा दिया। ठीक है, हो गया सिंपल। नेक्स्ट अब यहां पे देखिए आप किसकी बात कर रहे हैं, यहां पे ये वाला, इस कार्बन की। तो ये अब कैसा दिख रहा है आपको? अबव द प्लेन दिख रहा है स्टूडेंट। कैसा दिख रहा है? ऊपर की तरफ दिख रहा है ना प्लेनर एटम। अगर ऊपर दिख रहा है तो वाइस वर्सा। अगर ये अबव द प्लेन है, अब ऊपर की तरफ है, अपवर्ड है ना, ये अब कैसा है यहाँ पे? ये आपका कैसा है? अपवर्ड। अगर अब ये अपवर्ड है तो ये वाला चला जाएगा लेफ्ट में। जो आपका वेज पे था अब वो कहां चला जाएगा? लेफ्ट में चला जाएगा। एंड जो डैश पे था वो राइट में चला जाएगा। और ऊपर वाला CH3 आ गया एज इट इज। ऊपर वाला CH3 आ गया एज इट इज। होप कि आपको समझ में आ गया होगा। होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आओ मैं और प्रैक्टिस करवा देता हूं। अभी अभी हमने बहुत सारे वेजडेस कंपाउंड देखे थे, उन्हीं की प्रैक्टिस करवा देता हूं आपको। एक दो और बना के दिखा देता हूं कि कैसे करेंगे इसको। ये क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। इसको आप वेजडेस में कन्वर्ट कीजिए। आपको बोला गया है कि इसको आप वेजडेस में कन्वर्ट कीजिए। तो मैंने क्या देखा भाई, यहाँ पे एक कायरल है, दो कायरल, दो दिख रहे हैं। ये रहा, ऊपर मुझे दिख रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है, नीचे मुझे दिख रहा है CH3 दिख रहा है। मैंने देखा भाई ये तो CH3 डाउनवर्ड है, तो OH को कहां पे रखूंगा? वेज वाले को राइट पे। OH यहाँ पे एंड हाइड्रोजन यहाँ पे। ये आपका अबव द प्लेन है तो इसको कहां रखा जाएगा? वेज वाले को लेफ्ट पे। और Br को कहां रखा जाएगा? यहां पे। अब देखो एक चीज और प्रूव हो जाएगी भाई। इसका आंसर हमने क्या निकाला था? वेजडेस रिप्रेजेंटेशन से 2Br आ रहा था और 3Br आ रहा था, है ना। अब फिशर से निकाल के देख लो। ये कार्बन नंबर 1 है IUPAC नोमेनक्लेचर में, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। तो 2 की आप RS नोमेनक्लेचर निकालिए अकॉर्डिंग टू फिशर रूल। तो सबसे पहले प्रायोरिटी Br को दी होगी, उसके बाद C डबल बॉन्ड O ऊपर लगा हुआ है, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी, फोर्थ प्रायोरिटी। फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पे एंड 1 2 3 की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, है ना। अगर फोर्थ हॉरिजॉन्टल पे होती और 1 2 3 क्लॉकवाइज होता तो HC एस्ट्रिक से ऐसा नहीं चाहिए थी, बट आर आएगी। तो 2 की आर आ रही है, ठीक है। 2 की आर आ रही है, ठीक है। उसके बाद देखो यहां से इसको देंगे फर्स्ट प्रायोरिटी, ऊपर कार्बन के ऊपर Br सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी, फोर्थ प्रायोरिटी। फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पे एंड 1 2 3 फिर से एंटी क्लॉकवाइज। तो आ गई ना एस कॉन्फ़िगरेशन। अगर कल को आपको दो स्ट्रक्चर बना के दे दे एग्जामिनर कि ये A स्ट्रक्चर है और ये B स्ट्रक्चर है, सेम ये वाली, तो बताओ इनके बीच में क्या रिलेशन है?
तो बता दोगे देखते ही क्या रिलेशन है? दीज आर आइडेंटिकल इन नेचर, दीज आर आइडेंटिकल इन नेचर। तो भाई फिशर प्रोजेक्शन को या वेज डैश को, अब वेज डैश से फिशर में जाना है तो वो तो आपको समझ में आ गया। अब फिशर से वेज डैश में जाना वो भी बहुत आसान है भाई, जस्ट अपोजिट कर देंगे, जस्ट अपोजिट कर देंगे। देखना अब यहाँ पे, अब मैं एक आपको यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूं, ये राजी, ये राजी, ये रहा यहाँ पे, और ये आपका CH3 आ गया, और ये आपका यहाँ पे भी CH3 आ गया, यहाँ पे Br राइट में लगा दिया, यहाँ पे OH OH लेफ्ट में लगा दिया, यहाँ पे OH राइट में लगा दिया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ये रहा। मैं बोल रहा हूँ कि इसको आप वेज डैश रिप्रेजेंटेशन में कीजिए, तो कोई बात नहीं। सबसे पहले मैं इसको क्या मान लेता हूँ, डाउनवर्ड मान लेता हूँ इस मिथाइल को, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, ये हो गया 4 और 5। अब देखो अगर इसको आपने डाउनवर्ड माना है तो ये वाला कहां पे दिखाओ, इसको आप दिखाओ Br को वेज पे, ठीक है, ठीक है ना स्टूडेंट, ये रहा। उसके बाद देखो अगर ये आपका अब क्या रहा होगा सेकंड वाला भाई, अगर ये आपका डाउनवर्ड था तो ये अपवर्ड रहा होगा पक्का ही, है ना, ये रहा। तो अब इसको देखो आपको कहां दिखाना पड़ेगा, इसको OH को यहां दिखाओ, हाइड्रोजन को यहां दिखाओ, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पे, नेक्स्ट वाला वही बिलो द प्लेन आ गया, अगर ये दिख रहा है तो इसको कहां दिखा दो आप, OH को यहां दिखा दो, और ये आप ये रहा। तो कहने का मतलब है अगर आपको एक समझ में आ गया फिर आपको कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती है, अगर आपको एक समझ में आ गया तो फिर आपको कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती। तो पहला रिप्रेजेंटेशन मैं आपको बता रहा हूं कि आप वेज डैश रिप्रेजेंटेशन को फिशर में कैसे बदल सकते हैं, या फिशर से आप वेज डैश रिप्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब ये हो गया ना, तो वैसे और भी काफी व्यू हो सकते हैं भाई, एक मिनट और एक और एग्जांपल देखिएगा, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे ब्रोमीन, ठीक है, यहाँ पे OH और यहाँ पे आपका फ्लोरीन, ये कार्बन। अब इसका वेज डैश कैसे दिखाओगे भाई, इसका वेज डैश कैसे दिखाओगे, ये तो गड़बड़ हो गई। चलो इसको आप एक बार के लिए CH3 भी मान सकते हैं, यार इसका वेज डैश कैसे दिखाओगे। तो स्टूडेंट जब भी एक कार्बन की बात हो तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है हमें, और पूछा भी नहीं जाएगा एक कार्बन का आपसे। एक कार्बन में ना मेन इशू पता क्या आएगा आपको, एक कार्बन में मेन इशू ये आएगा जी किसको कौन सा प्लेन माने। देखो अगर मान लो आप ये वाला प्लेन मान रहे हैं, ये वाला ऐसे, अगर आपने ये वाला प्लेन मान लिया जो इन दोनों को कंटेन कर रहा है, तो इस प्लेन के अकॉर्डिंग तो ये हाइड्रोजन, अगर आप व्यूअर हैं वहां से देख रहे हैं तो आपको ये तो इस प्लेन से अब आपकी तरफ निकलता हुआ दिखाई देगा, आप बोलोगे अबोव द प्लेन है, और ये कहां दिखेगा मेरी तरफ, बिलो द प्लेन है, ठीक है। और मेरी तरफ से कहां दिखेगा कि ये वाला आपका जो ग्रीन कलर का है ये अबोव द प्लेन है। तो ये जो होता है ना सिस्टम, इसमें बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसका रिप्रेजेंटेशन ना तो क्वेश्चंस में हमारे काम आता है और ना ही वैसे मतलब कंडीशंस देगा तभी बता पाएंगे, वरना नहीं बता पाएंगे, इसलिए इसका कोई ज्यादा यूज नहीं होता। उसके बाद कुछ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, नोट कर लेना भाई इसको, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए स्टूडेंट, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे ना रिलेशन बिटवीन द कंपाउंड्स, वहां पे ये बहुत काम में आएगा। ये देखो, ये देखो, ये मेरा फर्स्ट है A, ये मेरा B मान लेता हूं मैं। यहां पे देखो, यहां पे लगा हुआ है CH3, यहां पे लगा हुआ है CH3, यहां पे लगा हुआ है OH, यहां पे लगा हुआ है OH, यहां पे लगा हुआ है हाइड्रोजन, और यहां पे लगा हुआ है हाइड्रोजन, ठीक है। अब मैं ये बात करता हूं स्टूडेंट, यहां पे दो टाइप की आप रोटेशन करवा सकते हैं, दो टाइप के रोटेशन। एक होता है इन द प्लेन रोटेशन, एक क्या होता है इन द प्लेन रोटेशन, और एक होता है आउट ऑफ द प्लेन रोटेशन। क्या मीनिंग हुआ दोनों का समझो, देखना। ये मैंने पकड़ दिया जी पूरा मॉलिक्यूल, ऐसा दिख रहा था आपको। अगर मैं इसको इसी प्लेन के अकॉर्डिंग रोटेट कर दूं, देखना, एक मिनट रुको, रोटेशन, ये रोटेशन देख रहे हो आप, ये वाली रोटेशन, इसको कैसे, इस रोटेशन को कौन सी रोटेशन बोलेंगे, पहले इसको ऐसे देखो, नॉर्मल, नॉर्मल ये कैसा दिख रहा था, ऐसा दिख रहा था ना, इसको यहां लेके जाते हैं, ये नॉर्मल आपको ऐसा दिख रहा था भाई, और इसकी मैंने बनाई है कॉपी, और कॉपी बनाने के बाद मैं इसको ले गया इन द प्लेन, 180 डिग्री रोटेशन मैंने करवा दी।
ये मेरा A1 था, तो इसको मैं A2 बोल देता हूं। तो ये कौन सी रोटेशन हो रही है अगर आपसे पूछा जाए तो, ये कौन सी रोटेशन है? तो इसको बोला जाता है इन दी प्लेन ना। इस प्लेन में ही, जैसे ये आप देख रहे हैं, अगर आपको इसको ऐसे ही रोटेट कर रहे, ऐसे प्लेन में ही, प्लेन से ऊपर नहीं उठ रहे हैं, ये वाला आपका प्लेन है, अगर आपको इस प्लेन में रोटेशन कर रहे हैं, इसको बोला जाता है इन द प्लेन 180 डिग्री रोटेशन। इसको क्या बोला जाता है? इन द प्लेन 180 डिग्री रोटेशन। इन द प्लेन 180 डिग्री रोटेशन। ठीक है, अब देखना दूसरा कोई एग्जांपल ले लेते हैं। इसको आप चाहे CS3 को ठीक बना देना भैया, ऐसा नहीं दिखेगा। एक मिनट, ये CH3 ऐसे दिखाई देगा, ये CH3 ऐसे। अब मैंने क्या किया भाई, ये CH3 लिया, ये OH लिया, ये OH लिया, ये हाइड्रोजन लिया, सॉरी यहाँ पे CH3 लिया, ये हाइड्रोजन लिया और ये लिया हाइड्रोजन। अब मैंने क्या किया भाई, इसकी मैंने आउट ऑफ द प्लेन 180 डिग्री रोटेशन करवा दी। अब वो कैसे दिखती है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, यहां मैं बना ही नहीं पाऊंगा शायद, जहां तक मुझे लगता है। आउट ऑफ द प्लेन पता कैसे? जैसे ये जो CH3 दिख रहा है ना, इस CH3 को उठा के आपने ऐसे कर दिया। पहले तो आप ऐसे ही कर रहे थे, ऐसे ऐसे कर रहे थे, और अब आप कैसे कर रहे हैं पता है? ये वाला जो CH3, इसको ऊपर लेके आया ऐसे और ऐसे उठा दिया, ऐसे, है ना। तो अब देखने में तो ऐसा ही लगेगा, ये वाला जो CH3 वो यहां आ जाएगा, समझ पा रहे ना? ये वाला जो OH है वो यहां पे आ जाएगा। इसको बोला जाता है आउट ऑफ द प्लेन 180 डिग्री रोटेशन। मतलब समझ रहे ना क्या है? अगर आप एक तो प्लेन में रोटेशन करवाते हैं और एक प्लेन से बाहर रोटेशन करवाते हैं, ये मैं आपको समझाने की कोशिश यहां पे कर रहा हूं। एक होता इन द प्लेन रोटेशन और एक होता आउट ऑफ द प्लेन रोटेशन। इस बात के ऊपर पे आप फोकस कीजिएगा, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो मेन पॉइंट पता क्या था समझाने का, क्यों समझा रहा हूं मैं यहां पे आपको ये? अगर आप इन द प्लेन 180 डिग्री रोटेशन करवाते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन डज नॉट चेंज। कॉन्फ़िगरेशन डज नॉट चेंज। तो जो आपका कॉन्फ़िगरेशन वो चेंज नहीं होती अगर आप इन द प्लेन 180 डिग्री रोटेशन करवाते हैं। तो आ जाओ प्रूव करके दिखा देता हूं मैं आपको, देखना यहां पे। इसको बोला आपने फर्स्ट प्रायोरिटी, इसको आपने बोला सेकंड प्रायोरिटी, इसको आपने बोला थर्ड प्रायोरिटी, इसको आपने बोला फोर्थ प्रायोरिटी। ठीक है, तो 1 2 3 के डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, और ये आ गया एस कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पे है। तो यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी, ऊपर सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी, फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पे है, एंड 1 2 3 की डायरेक्शन कैसी है? एंटी क्लॉकवाइज। तो आर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, आर कॉन्फ़िगरेशन। अब जब आपने इसका क्या करवा, इन द प्लेन 180 डिग्री रोटेशन करवा दिया, ध्यान से देखना, तो आप बोलोगे जी फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी, फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पे, 1 2 3 के डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या आ गई? आर कॉन्फ़िगरेशन। क्या आ गई? आर कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद देखो, आपने बोला फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी, फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पे और क्लॉकवाइज एस कॉन्फ़िगरेशन। अब आप कहोगे जी हो तो रहा है ये कॉन्फ़िगरेशन चेंज। अरे भाई नहीं हो रहा, ये दोनों आइडेंटिकल कंपाउंड है। आपको अगर लग रहा, क्यों? देखो, पहला मेन टास्क है नेमिंग कहां से करें, नेमिंग कहां से, किसको फर्स्ट माने। मैं इसको फर्स्ट मान लेता हूं, यहाँ पे ये मेरा फर्स्ट है कार्बन, ये सेकंड कार्बन है, ये थर्ड कार्बन है और ये फोर्थ कार्बन है। ठीक है, तो जब मैंने 180 डिग्री इन द प्लेन रोटेशन करवाई होगी तो ये 1 कहां चला गया? नीचे नहीं आ गया क्या? 1, ये क्या हो गया? 2, ये क्या हो गया? 3, ये क्या हो गया? 4। अब देखो यहां पे जो 2 था वो क्या था? S था ना, तो यहां पे भी तो 2S है। यहां पे 3 क्या था? R था ना, तो यहां पे 3 भी तो R है। तो अगर आप 180 डिग्री इन द प्लेन रोटेशन करवाते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होती है, कॉन्फ़िगरेशन वैसी की वैसी रहती है। अगर आप आउट ऑफ द प्लेन 180 डिग्री रोटेशन करवा देंगे, देखो यहाँ पे ये मैं फर्स्ट मान लेता हूं, पहले इसको सेकंड मान लेता हूं, इसको थर्ड मान लेता हूं, इसको फोर्थ मान लेता हूं। जब आपने 180 डिग्री इन द प्लेन रोटेशन करवा दी, देखो पहले क्या था? ये आपका कार्बन नंबर 1 था, अब कार्बन नंबर 1 यहां नीचे चला गया है ना, तो अब क्या हो गया है?
इसको मैं 1 बोलूंगा, इसको मैं 2 बोलूंगा, इसको मैं 3 बोलूंगा और इसको मैं 4 बोलूंगा। अब देखना मैं क्यों कह रहा था कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे देखो सेकंड की बात करूंगा, फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी, फोर्थ प्रायोरिटी। तो 1 2 3 की डायरेक्शन क्लॉकवाइज एस कॉन्फ़िगरेशन, क्या एस कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी, फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल 1 2 3 की ये रहा। तो यहाँ पे 2 कैसा आ रहा है एस और 3 कैसा आ रहा है आर, ठीक है। अब मैं अगर यहां पे जाऊं तो फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी, फोर्थ प्रायोरिटी। तो फोर्थ प्रायोरिटी आपका कैसे नजर आ, ये कैसा नजर आ रहा भाई एस। तो यहां पे 3R था, यहां पे 3R था, बट यहां पे 3S हो चुका है, यहां पे 3S हो चुका है। जब रिलेशन बिटवीन द कंपाउंड के क्वेश्चन आएंगे ना, आप हिल जाओगे जी क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जिसने अपने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर लिया वो कहेगा कुछ नहीं है भाई, बहुत आसान है ना, बहुत आसान। तो भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ये है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ये है, इन दी फिशर प्रोजेक्शन, इन दी फिशर प्रोजेक्शन, अगर हम फिशर प्रोजेक्शन की बात करते हैं, अगर हम फिशर प्रोजेक्शन की बात करते हैं, अगर आप क्या करते हैं इन द प्लेन 180 डिग्री रोटेशन, इन द प्लेन 180 डिग्री रोटेशन, अगर आप इन द प्लेन 180 डिग्री रोटेशन करवाते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन डज नॉट चेंज, कॉन्फ़िगरेशन डजंट चेंज, कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होती है, कॉन्फ़िगरेशन वैसे की वैसी रहती है। अगर आप क्या करते हैं आउट ऑफ द प्लेन 180 डिग्री रोटेशन करवाते हैं तो फिर क्या हो जाती है आपकी, तो फिर आपकी कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस, आर एस हो जाएगा, एस आर हो जाएगा। समझ में आ गया, वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, स्टूडेंट बड़ा काम में आएगा। आगे क्वेश्चंस देखना, आगे क्वेश्चंस देखना आपको कि इसका मैं कैसे यूज करवाता हूं आपको। तो इसको मैं कहूंगा दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको आप जरूर नोटिस में रखेंगे, है ना। यहाँ पे ये रहा, एक तो वो पॉइंट जो मैंने बताया था ना कि इवन इंटरचेंज करने पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होती है, और दूसरा इन द प्लेन 180 डिग्री रोटेशन करने से कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होती है। दीज 2 पॉइंट्स आर वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट, वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट, ठीक है स्टूडेंट। तो ध्यान रखिएगा भाई, ध्यान रखिएगा। चलो जी, वेस डैश से फिशर आ गया, फिशर से वेस डैश आ गया, और फिशर का एक स्पेशल हमने पॉइंट को पढ़ लिया है, वो भी काफी इंपॉर्टेंट लगा पढ़ने में। अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट सेकंड टाइप का, कि सर हम न्यूमैन प्रोजेक्शन हमने सुनी है, कि न्यूमैन प्रोजेक्शन या साहॉर्स, पहले साहॉर्स पे आ जाते हैं। देखो एक होती है न्यूमैन, न्यूमैन, और एक होती है साहॉर्स। पहले इन दोनों का कन्वर्जन देख लेते हैं, बहुत इजी होता है। साहॉर्स, न्यूमैन प्रोजेक्शन एंड साहॉर्स, कुछ भी नहीं है इसमें, तो इसमें कुछ खास नहीं होता भाई इनका कन्वर्जन में। जैसे मैं आपको न्यूमैन एक स्ट्रक्चर बना देता हूं, यहाँ पे ये मेरा फ्रंट वाला कार्बन, ऊपर मैंने लगा दिया CH3, यहाँ पे मैंने लगा दिया हाइड्रोजन, यहाँ पे मैंने लगा दिया हाइड्रोजन। इसी प्रकार जो बैक रियर कार्बन है, इसको फ्रंट कार्बन बोलते हैं, ये रियर कार्बन। अगर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ CH3, यहाँ पे लगा देता हूँ हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी लगा देता हूँ हाइड्रोजन, तो ये कैसा हो गया भाई। इस टाइप के जो प्रोजेक्शंस होते हैं, इस टाइप की जो रिप्रेजेंटेशन होती है, उन्हें हम न्यूमैन प्रोजेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूमैन प्रोजेक्शन। ये जो आप देख पा रहे हैं ये वाला ब्लू कलर से, इसे हम फ्रंट कार्बन भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं इसे हम? फ्रंट कार्बन भी बोल देते हैं। और ये जो आप रेड कलर में देख पा रहे हैं, इसे हम रियर कार्बन भी बोल देते हैं, पीछे वाला कार्बन भी। तो इससे आप साहॉर्स में कैसे जा सकते हैं? बहुत सिंपल है। देखो साहॉर्स में आप देख लो भाई, आपको Y कैसे दिख रहा है। यहां पे आपने क्या देखा जी, CH3 ऊपर की तरफ है, ऐसे जैसा लिखा हुआ वैसे कर दो बस, है ना। उसके बाद आपने देखा जी ये हाइड्रोजन एक यहाँ पे है और एक हाइड्रोजन आपका यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद इस कार्बन को पीछे वाले कार्बन से देखो, ये क्या ना 2D रिप्रेजेंटेशन है, 3D स्ट्रक्चर का 2D रिप्रेजेंटेशन है। देखो अगर मैं इसको बना के दिखाता हूं कैसे दिखेगा, ये बहुत आसान होता है। मैं आपको बना के दिखा देता हूं इसका।
साहॉर्स और न्यूमैन, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। यस, ये देखिए, अब मुझे देखना पड़ेगा कि आपको कैसी पिक्चर नजर आ रही है। यहाँ पे देखो, अगर आप वहां से देख रहे हैं, मेरे हिसाब से आपको क्या दिख रहा होगा कि एक कार, ये 2D रिप्रेजेंटेशन नजर आ रहा होगा आपको, 2D वहां से देखने पे। ये देखो, आपको बिल्कुल कार्बन के पीछे कार्बन दिखाई नहीं दे रहा होगा, 2D रिप्रेजेंटेशन। अगर मैं इसको ऐसे दिखा देता हूं, फिर आपको पता लगेगा 3D रिप्रेजेंटेशन है। तो ये देख पा रहे हैं आप, यहाँ पे क्या है, ये वाला जो आप देख रहे हैं, इसके ऊपर मिथाइल लगा हुआ है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। अब मैंने क्या कर रखा ना, इस ये जो स्ट्रक्चर, ये पता कैसे दिख रही है, अगर आप इस सिंगल बॉन्ड के राउंड रोटेशन करवा देंगे 60 डिग्री पे, अब दिख रहा है आपको, ये आ गया आपका मिथाइल जो ग्रीन कलर में देख रहे हैं, और यहां पे क्या आ गया आपका मिथाइल, यहां पे क्या आ गया आपका मिथाइल। ये देखो, ये जो रिप्रेजेंटेशन है ना, ये देखो, अगर आप इसको जस्ट सेम एंगल पे रखेंगे, इनके बीच के एंगल जो 0 डिग्री है, तो ये एक्लिप्स फॉर्म कहलाती है ना। ये हम पढ़ते हैं कॉन्फॉर्मेशंस में, लेकिन फिलहाल इंटरकन्वर्जन बता रहा हूं मैं, आगे जाके काम आएगा। अगर इसको आपने 60 डिग्री सिंगल बॉन्ड के राउंड रोटेशन कर दिए, तो इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, और इन्हीं को तो कॉन्फॉर्मेशंस बोलते हैं। ये रहा, ठीक है। तो ये अगर आप ऐसे देख रहे हैं, तो ये यहां से अगर आप ऑब्जर्वर है ना, कैमरे की तरफ से अगर आप इसको व्यूअर है, तो आपको इसका 2D रिप्रेजेंटेशन दिखेगा। ये पीछे वाला कार्बन तो आपको दिखाई दे ही नहीं रहा होगा, लेकिन अगर आप इसको कुछ ये ऐसे ऐसे देख रहे हैं, ऐसे 3D व्यू, तो आपको साहॉर्स दिख जाएगी। तो जो न्यूमैन प्रोजेक्शन आप देख रहे हैं स्टूडेंट, वो 2D वर्जन है, और ये जो है ये 3D वर्जन। अब देखो, यहां पे अगर आपको ये CH3 राइट में दिख रहा है ना, वहां से इस साइड ये व्यूअर है, यहां से देख रहा है व्यूअर, और यहां पे भी कहां से देख रहा है, यहां से देख रहा है व्यूअर। तो इसको ये राइट में ही दिखाओ आप, ये CH3 आ जाएगा यहां पे, नीचे क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा, और ये वाला हाइड्रोजन कहां चला जाएगा, यहां पे। तो आपको क्या नजर आ रहा है, एक तो Y आपको कुछ ऐसा नजर आ रहा है, दोनों Y अपोजिट है यहां पे स्टूडेंट, दोनों Y कैसे नजर आ रहे हैं आपको, अपोजिट नजर आ रहे हैं यहां पे, दोनों Y एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। इस बात की भी ध्यान रखनी है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो न्यूमैन से और ये वाला बनाना बड़ा इजी होता है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होती है। और अगर आप 60 डिग्री से रोटेशन करवाते हैं, तो डायरेक्ट नेचर ऑफ वाई आपका क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। मीनिंग समझ में नहीं आया होगा आपको, अभी समझाता हूं मैं क्या है। ये भी एक थोड़ा सा पॉइंट ध्यान रख सकते हैं। तो इससे ये कैसे बनाया, समझ में आ गया ना आपको, कि इससे हमने न्यूमैन से और साहॉर्स में कैसे कन्वर्ट किया है। ठीक है, अब मैंने क्या किया स्टूडेंट, देखो मैंने इसको, इनके बीच का जो ये एंगल था, ये वाला जो एंगल थीटा 60 डिग्री था, मैंने ये बोला भाई, मैंने क्या कर दिया, देखना ध्यान से आप, मैंने ये कर दिया कि 60 डिग्री रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज कर दिया, रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या होगा, देखो पीछे वाले रियर कार्बन की बात कर रहा हूं, तो ये तो एज इट इज रहेगा, कलर भी मैं वो यूज कर लेता हूं। अब क्या रहेगा, ये CH3 एज इट इज रहेगा, इस पे कोई अफेक्ट नहीं पड़ने वाला। यह हाइड्रोजन ऐसा का ऐसा रहेगा, यह हाइड्रोजन ऐसा का ऐसा रहेगा। ठीक है, अब अगर आपने इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करवाया 60 डिग्री पे, तो क्या हुआ, ध्यान से देखिएगा। अब ये वाला जो CH3 पीछे आ जाएगा, इस CH3 के जस्ट पीछे आपको CH3 देखने को मिलेगा, इस CH3 के पीछे आपको जस्ट CH3 देखने को मिलेगा। ये वाला हाइड्रोजन का इस हाइड्रोजन के नीचे आगे चिपक जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन के पीछे छिप जाएगा। ये जो देख पा रहे हैं स्टूडेंट, अगर आपने 60 डिग्री आपने रोटेशन करवाया, चाहे क्लॉकवाइज करवा दो चाहे एंटी क्लॉकवाइज करवा दो, ठीक है, नेचर ऑफ वाई चेंज हो जाएगा। नेचर ऑफ वाई चेंज हो जाएगा, इसका मीनिंग क्या हुआ, देखो पहले मुझे ये जो स्ट्रक्चर थी, एक वाई मुझे नीचे की तरफ बनता हुआ दिखाई दे रहा था और एक वाई मुझे ऊपर की तरफ बनता हुआ दिखाई दे रहा था, है ना। अब यहां पे दोनों वाई या तो आपको नीचे की तरफ दिखाई देंगे या ऊपर की तरफ दिखाई देंगे। इसी को बोल रहे हैं कि नेचर ऑफ वाई चेंज हो जाता है। अब देखना भाई, इसका अगर आप साहॉर्स प्रोजेक्शन बनाते हैं तो क्या बोलते हैं, ये आपका CH3 हो गया, ये आपका हाइड्रोजन, ये आपका हाइड्रोजन, इसी प्रकार CH3 के पीछे CH3, ये आपका यहां हाइड्रोजन और ये आपका यहां हाइड्रोजन। ठीक है, तो इस फॉर्म को एक्लिप्स्ड फॉर्म बोलते हैं स्टूडेंट,
है ना। जब सेम ग्रुप आपका यहाँ पे आगे पीछे रहे तो उसको ए रहा। तो मेन टास्क समझ में आया, क्या बोला मैंने आपका कि अगर आपने 60 डिग्री से रोटेशन करवाया है तो नेचर ऑफ वाई चेंज हो जाता है, नेचर ऑफ वाई जो है वो चेंज हो जाता है, हो रहा है ना। और सेम क्या होता है भाई आपका, अगर आप यहाँ पे नोटिस, इसको भी आप नोट बना के लिख लेना, अगर आप रोटेशन करवाते हैं अलोंग 60 डिग्री एंड 180 डिग्री रोटेशन, तो इन दोनों केस में आपका नेचर ऑफ वाई चेंज हो जाता है, नेचर ऑफ वाई चेंजेस, नेचर ऑफ वाई क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। अगर आप 120 डिग्री से रोटेशन करवाते हैं तो नेचर ऑफ वाई डज नॉट चेंज, नेचर ऑफ वाई डज नॉट चेंज। अगर आप 60 से या 180 से करवाएंगे तो नेचर ऑफ वाई चेंज हो जाएगा, 120 से करवाएंगे तो नेचर ऑफ वाई चेंज नहीं होगा। अगर दो उल्टे वाई थे तो उल्टे ही रहेंगे, सीधे थे तो सीधे ही रहेंगे। ये छोटा सा पॉइंट ध्यान रख लेना, हालांकि इसका कोई इतना ज्यादा यूज बनेगा नहीं। यस, अब भाई हम बढ़ते हैं। देखो शाहॉर्स हो न्यूमैन हो कोई प्रॉब्लम नहीं, इन दोनों में तो बहुत सिंपल है, कुछ ऐसा है ही नहीं जो आपको लगे। अब मेन टास्क है स्टूडेंट, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास शाहॉर्स है या शाहॉर्स है या आपके पास न्यूमैन है, न्यूमैन है, इन दोनों का तो कन्वर्जन आप कर ही लोगे या कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन दोनों को आप फिशर में कैसे बदल सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसके ऊपर मैं पहले बात कर चुका हूं, काफी इंपॉर्टेंट। जब मैंने आपको पढ़ाया था सेंटर ऑफ सिमेट्री, जब मैंने आपको क्या पढ़ाया था स्टूडेंट, सेंटर ऑफ सिमेट्री पढ़ाया था, उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि कभी भी फिशर प्रोजेक्शन में सेंटर ऑफ सिमेट्री मत चेक करना। क्या बताया था मैंने, कभी भी फिशर प्रोजेक्शन में सेंटर ऑफ सिमेट्री मत चेक करना। क्यों, क्योंकि वो 2D वर्जन होता है 3D स्ट्रक्चर का। अब समझ में आएगा। तो ये पहला पॉइंट ये है भाई, जो आपका न्यूमैन प्रोजेक्शन है या शाहॉर्स प्रोजेक्शन है, उनका एक्लिप्स्ड फॉर्म जो होता है ना, एक्लिप्स्ड फॉर्म कैन formed Fisher projection only eclipsed फॉर्म का ही आप फिशर प्रोजेक्शन ड्रॉ कर पाएंगे स्टूडेंट। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसीलिए अगर आपको ध्यान है, मैंने आपको सिमेट्री एलिमेंट जब पढ़ाए थे बोला था नोट चेक COS इन फिशर प्रोजेक्शन। फिशर प्रोजेक्शन में COS मत चेक करना। क्यों, क्योंकि वो रियल स्ट्रक्चर, तो सिर्फ एक्लिप्स्ड फॉर्म का ही आप क्या बना सकते हैं, फिशर प्रोजेक्शन बना सकते हैं। आइए आइए कैसे, देखो पहले तो मैं सिंपली बना देता हूं आपको भाई। ये मेरा रहा जी CH3, ये मेरा रहा जी इसके जस्ट पीछे CH3, ये रहा जी हाइड्रोजन। यहां पे मैं कुछ और रिप्रेजेंटेशन के लिए फ्लोरीन दिखा देता हूं। ये रहा जी हाइड्रोजन और ये रहा जी फ्लोरीन, ठीक है। तो यहां से देखो स्टूडेंट, यहां से ये आपका हो रहा, ये कौन सी फॉर्म है भाई, इसको बोला जाता है स्टूडेंट एक्लिप्स्ड फॉर्म। कैसे है ये, एक्लिप्स्ड फॉर्म। यहाँ पे एंगल देखो, इनके बीच का 0 डिग्री एंगल आपको नजर आ रहा है, दोनों के बीच का डाइहेड्रल एंगल बोलते हैं इसे। मैं आपको कॉन्फॉर्मेशंस में ज्यादा डिटेल में पढ़ाऊंगा इसको, एक्लिप्स्ड ना। अगर एंगल 0 डिग्री है तो एक्लिप्स फॉर्म होती है वो, अगर एंगल 60 डिग्री तो इसे स्टैगर्ड फॉर्म बोलते हैं, गोज फॉर्म बोलते हैं, है ना। ये आगे जाके आएगा, आगे का फंडा है ये, फिलहाल एक्लिप्स फॉर्म। अब क्या करना है भाई, अगर इसका न्यूमैन बनाना हो तो कैसे बना दोगे, कुछ भी नहीं है भाई न्यूमैन में, तो मेरे हिसाब से कुछ नहीं है न्यूमैन में। CH3 फ्लोरीन हाइड्रोजन, है ना, CH3 हाइड्रोजन फ्लोरीन, ये न्यूमैन बन गया भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इन दोनों से फिशर कैसे बनाते वो देख लो। सबसे पहले क्या कर लो, ये दोनों ड्रॉ कर लो, CH3 नीचे लगा लो और ये वाला CH3 ये लगा लो। अब यहां से अगर ये राइट में दिख रहा है तो राइट में लगा दो, ये राइट में दिख रहा है तो राइट में लगा दो, ये लेफ्ट में दिख रहे हैं तो लेफ्ट में लगा दो। बस यहां से ये देखो, आपने क्या किया, ये दोनों को ऊपर नीचे लगा दिया दोनों को, ठीक है। उसके बाद जो जहां दिख रहा था, राइट में दिख रहा था तो राइट में चिपका दिया, लेफ्ट में दिख रहा था तो लेफ्ट में चिपका दिया, ठीक है। सिंपल है, बहुत आसान है, हो गया जी। उसके बाद अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कभी कभार
ध्यान से देखिएगा, ये रहा, ये आपका CH3, ये आपका फ्लोरीन, ये आपका हाइड्रोजन, ठीक है। अब यहाँ पे आपका दे दिया फ्लोरीन, यहाँ पे आपका दे दिया CH3 और यहाँ पे आपका दे दिया हाइड्रोजन। बोल रहे हैं भाई इसको फिशर में कन्वर्ट करो। हाँ, मिस्टेक होती है भाई बहुत जबरदस्त वाली। बोल रहे हैं इसका फिशर प्रोजेक्शन बनाइए, इसका फिशर प्रोजेक्शन बनाइए। तो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, देखना ध्यान से, वो कहेंगे देखो भाई CH3, यहां देखो CH3 रख दिया ऊपर, CH3 रख दिया ऊपर, फ्लोरीन हमें राइट में दिख रहा है, ठीक है, ये वाला फ्लोरीन भी राइट में दिख रहा है, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे। अगर आपने ऐसा कर दिया दैट मीन्स टोटली रॉन्ग, माइनस नंबर घर लेके आओगे। क्या हो गया, नेगेटिव मार्क मिलेंगे। क्यों, क्या मिस्टेक कर दी? अरे भाई ये एक्लिप्स्ड फॉर्म है क्या? नहीं है ना, नहीं है ना एक्लिप्स्ड। बनाओ इसको एक्लिप्स्ड, बनाओ इसको एक्लिप्स्ड। कैसे बनाओगे भाई, कैसे बनाओगे? इस CH3 को मुझे वहां पे लेके जाना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, 180 डिग्री का रोटेशन करवा दिया। तो अगर एक्लिप्स्ड नहीं है ना तो बनाओ उसको एक्लिप्स्ड, उसके बाद आपका बनेगा फिशर प्रोजेक्शन। देखो CH3 पहले से ही था, हाइड्रोजन यहां पहले से ही था, फ्लोरीन यहां पे था। मैंने पीछे वाले को क्या करवा दिया, 180 डिग्री इन द प्लेन, मतलब जो भी 180 डिग्री रोटेशन करवा दिया। अब 180 डिग्री रोटेशन से ये जो CH3 यहां दिख रहा था ये जस्ट इसके पीछे चला जाएगा। ये जो फ्लोरीन यहां पे दिख रहा था ये वाला फ्लोरीन यहां पे आ जाएगा, और ये वाला जो फ्लोरीन यहां पे दिख रहा था ये वाला फ्लोरीन कहां चला जाएगा, एक मिनट रुको, ये तो था ही, ये जो हाइड्रोजन वहां दिख रहा था ये वाला हाइड्रोजन यहां पे आ जाएगा। बट दिस इज नॉट फुली एक्लिप्स्ड, ये फुली एक्लिप्स्ड नहीं है स्टूडेंट। कोई बात नहीं, अगर फुली एक्लिप्स्ड नहीं है तो यही बनाओ फिर यहाँ पे, इसी की पॉसिबिलिटी बन सकती है। क्योंकि देखो फुली एक्लिप्स्ड यहाँ पे बन नहीं सकती। अगर आप 60 डिग्री का रोटेशन करवाओगे तो ये CH3 यहाँ आ जाएगा, है ना, एक्लिप्स फॉर्म बन जाएगी। एक्लिप्स कोई भी बना दो, कोई इश्यू नहीं। अब इसका आप फिशर बना सकते हैं स्टूडेंट। अब इसका फिशर बन जाएगा, CH3 ऊपर CH3 नीचे, एक फ्लोरीन यहां दिखा राइट में, ये रहा, एक हाइड्रोजन यहां दिखा और एक आपका फ्लोरीन ये रहा। दिस इज द फिशर प्रोजेक्शन, दिस इज द फिशर प्रोजेक्शन ऑफ दिस स्ट्रक्चर, ठीक है। तो कभी भी अगर आपको न्यूमैन या साहोर्स को फिशर प्रोजेक्शन कन्वर्ट करना है तो आप उसकी एक्लिप्स्ड फॉर्म बनाइए, और एक्लिप्स्ड फॉर्म बनाने के बाद, एक्लिप्स्ड फॉर्म बनाने के बाद ही फिशर में आप कन्वर्ट किया जा सकता है। एक्लिप्स्ड फॉर्म बनाने के बाद ही फिशर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यूजुअली भाई यही यूज होती है आपकी, यही वाली यूज होती है जो मैंने आपको बताई है। फिशर से वेस्डेस बता दिया है ना, न्यूमैन से ये सब बता दिया। अब देखो क्वेश्चन कैसे बनते हैं इनके ऊपर, उनका डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन कैसे बनते हैं देखना, क्वेश्चन कैसे आते हैं। ये क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन है MSQ टाइप का, MSQ टाइप का क्वेश्चन। कह रहे हैं आपसे आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ मीजो कंपाउंड। अब ऐसे आपको मीजो देखना बड़ा प्रॉब्लम हो रही है, ये CH3 यहां हो रही है ना बड़ी प्रॉब्लम, कौन सी प्रोजेक्शन, साहोर्स। और ऐसे आपको मीजो देखने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो अगर फिशर हो, फिशर में मीजो आसानी से दिख जाती है, फिशर में मीजो आसानी से दिख जाती है ना, तो सबसे पहला काम क्या कर लेते हैं, इसको फिशर में ही कन्वर्ट कर लेते हैं, इसको फिशर में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मैंने क्या देखा भाई, ये तो अगर मैं इसको देखते ही पता लग रहा है मुझे तो CH3 यहां पे रहा, तो अगर मैं इसका एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करवा दूं तो देखो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करवाने पे, पीछे वाले का नहीं, मैं आगे वाले का रोटेशन करवा रहा हूं एंटी क्लॉकवाइज 60 डिग्री से। ये ऐसा था ना, ऐसा ऐसा का ऐसा पड़ा रहने दो। अब यहाँ पे देखो क्या D यहां नहीं आ जाएगा, ये वाला D अगर आपने रोटेशन करवा दिया 60 डिग्री, उसके बाद जो हाइड्रोजन था ये यहाँ पे नहीं आ गया, और ये CH3 कहां पे चला गया, यहां चला गया। अब अगर आप यहां से देख रहे हैं तो दिस इज फिशर प्रोजेक्शन, दिस इज फिशर प्रोजेक्शन। लेकिन स्टूडेंट आप कोशिश किया करो कि इस CH3 को ही आप टॉप पे रखें। हालांकि यहाँ पे तो D आ गया है ना, लेकिन आप कोशिश करो कि ये CH3 यहां पे जाए। तो अब कैसे कर सकते हैं, दूसरा वर्जन क्या, हालांकि आंसर उससे भी सही आएगा, मिस्टेक नहीं होगी उससे भी। अब देखो अगर मैं इस पीछे वाले का 60 डिग्री इन द प्लेन रोटेशन करवा देता हूं, इन द प्लेन सॉरी मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन, ये ऐसे कैसे रखे मैंने ना, ये CH3 यहां हो गया, सेम अब पीछे यहां पे ये रहा। अब जो CH3 वो कहां पे आ गया होगा, या नीचे आ गया होगा CH3। अब ये वाला अगर आपने क्लॉकवाइज रोटेशन करवाया तो D कहां चला गया होगा, यहां, और हाइड्रोजन कहां चला गया होगा, यहां। अब ये क्या आ गया स्टूडेंट, इन द प्लेन सॉरी ये क्या आ गया, एक्लिप्स फॉर्म आ गई, CH3 के पीछे CH3। अब बना दो इसका फिशर, बहुत आसान है। ये CH3 रखा, D राइट में दिख रहा है, राइट में लगा दिया, हाइड्रोजन यहां दिख रहा है, यहां लगा दिया,
डी राइट में दिख रहा है, यहां लगा दिया, या हाइड्रोजन यहां लगा दिया, और ये आपका CH3 क्या हो गया, CH3। अब देखो क्या ये कायरल कार्बन है, यस। क्या यहाँ पे POS है, यस। अगर दो कायरल हो और POS हो तो वही तो हमारा क्या होता है स्टूडेंट, वही तो हमारा क्या होता है, मीजो कंपाउंड। वही तो हमारा क्या होता है स्टूडेंट, मीजो कंपाउंड। तो पहले वाला तो मीजो होगा, पहले वाला तो मीजो होगा, ठीक है। अब देखना स्टूडेंट, दूसरे में क्या किया मैंने, इस CH3 को मैं 120 पे लेके जाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि 120 डिग्री का रोटेशन करवाना पड़ेगा। अगर मैं 120 का रोटेशन करवाऊं तो CH3 यहां आ गया है, डी यहां पे आ गया है, और हाइड्रोजन यहां पे आ गया है। सेम आगे वाला कार्बन देखो, इसके ऊपर तो ऑलरेडी CH3 ऊपर लगा ही हुआ था, या हाइड्रोजन लगा हुआ था, और ये डी। अब इसमें भी देख सकते हो, एक्लिप्स फॉर्म में भी आप देख सकते हो कि POS है या नहीं है। तो मैंने देखा भाई ये वाला कायरल है, ये वाला कायरल है, और इसके यहां बीच से एक प्लेन पास कर रहा है, CH3 को CH3 दिख रहा है, हाइड्रोजन को हाइड्रोजन दिख रहा है, डी को डी दिख रहा है। इसका मतलब ये भी मीजो होगा, ये भी मीजो होगा। अगर मीजो देखना तो मीजो देखना तो एक्लिप्स फॉर्म में देखा करो, एक्लिप्स में कन्वर्ट कर लिया करो उसको। इसका फिशर बनाते तो कैसे बनता भाई इसका फिशर, CH3 CH3 हाइड्रोजन हाइड्रोजन ड्यूटेरियम ड्यूटेरियम, हो गया आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आ जाओ जी नेक्स्ट पे, डी पे। तो ये तो ऑलरेडी दे रखी है भाई, ये तो ऑलरेडी कौन सी प्रोजेक्शन दे रखी है, एक्लिप्स फॉर्म में दिख रही है, तो इसको ऐसे का ऐसा बना दो, चाहे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे का ऐसा, क्लोरीन क्लोरीन, CH3 CH3 हाइड्रो ड्यूटेरियम ड्यूटेरियम। क्या यहाँ पे ये कायरल POS है, यस है, बात खत्म। ये भी क्या होगा, मीजो। लेकिन कोशिश किया करो कि CH3 ऊपर लेके जाओ, वो कब है ना RS नोमेनक्लेचर के टाइम पे भी काम आ जाती है चीजें, ठीक है। लेकिन फिलहाल यहाँ पे सिर्फ ये पूछा है तो काम चल जाएगा। तो A B C में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अब डी की बात करते हैं, डी में इशू आ सकता है। डी में इशू क्या आ सकता है देखते हैं कि डी आपका मीजो होगा या नहीं होगा। तो मैंने क्या किया भाई, सबसे पहले यहां क्या दिया हुआ था, 1 2 टी, यहां दिया था टी टी, ठीक है। नीचे ये डाउनवर्ड था तो इसको मैं राइट में रखूंगा, OH को, CH3 को लेफ्ट में रखूंगा, ठीक है। ये अपवर्ड था तो CH3 को मैं लेफ्ट में रखूंगा, OH को मैं यहां पे रखूंगा, और यहां पे आ गया डी। अब ये मीजो है या नहीं है, देखो भाई, पहली बात कायरल है, लेकिन मीजो ये हो नहीं सकता। यहां पे क्यों नहीं हो सकता मीजो, देखो ये भी कायरल है, ये भी कायरल है, यहां तो POS ही नहीं है, नो POS, तो ये क्या, मीजो नहीं होगा। ये क्या आपका मीजो होने वाला नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट इस क्वेश्चन का, ABC इज द करेक्ट आंसर। क्या आ जाएगा आपका, ABC इज द करेक्ट आंसर। ऐसे ही आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देख सकते हैं कि मीजो बताओ जी इनमें से कौन है, मीजो बताओ। तो देखो यहां पे आपको क्या दिख रहा है ना, यहां पे आपको क्या दिख रहा है, ये तो कायरल ही नहीं है भाई। देखो ये वाला कार्बन तो कायरल कार्बन ही नहीं है, दो ग्रुप सेम लगे हुए हैं, तो मीजो हो ही नहीं सकता। मीजो के लिए कम से कम दो कायरल कार्बन तो हो, ये तो मीजो हो ही नहीं सकता। उसके बाद मैंने क्या किया, इसका जब मैंने 120 डिग्री से रोटेशन करवाया, क्योंकि इनके बीच में एंगल कितना है, यहाँ पे 120 डिग्री का एंगल होता है इनके बीच में। तो रोटेशन करवाने पे क्या होगा, CH3 यहाँ पे आ गया, ड्यूटेरियम यहाँ पे आ गया, और हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया। मुझे तो साफ साफ POS नजर आ रही है ना। तो ये क्या हो गया भाई, मीजो हो गया। ये क्या हो गया, मीजो हो गया। ये भी कायरल, ये भी कायरल, POS नहीं है तो ये मीजो नहीं होगा, ये मीजो नहीं होगा। सब कुछ दिख रहा है साफ साफ, तो इनके बीच से एक ऐसा प्लेन जाएगा यहां ऐसे कट करता हुआ, CH3 को CH3 दिखेगा, ब्रोमीन को ब्रोमीन दिखेगा, ड्यूटेरियम को ड्यूटेरियम दिखेगा, POS होगी, मीजो होगा। क्या होगा, मीजो होगा। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट इस क्वेश्चन का, B and D इज द करेक्ट आंसर। क्या आएगा, B and D इज द करेक्ट आंसर। तो देखो कितना आसान हो जाता है, लेकिन ये आसान तब हो रहा है जब आपको पिछला सब कुछ पता है, ये पूरी कहानियां पता है, ये कैसे रोटेशन करवाते हैं, कैसे एक्लिप्स फॉर्म का ही फिशर बनता है, तब जाके आप इतना आसानी से समझ पा रहे हैं। यस। अब देखो कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ आइडेंटिकल कंपाउंड, है ना। ये आपका भाई इनमें से बताओ कौन कौन से एक दूसरे के साथ आइडेंटिकल है ना। कौन कौन से एक दूसरे के साथ आइडेंटिकल है, ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। कौन कौन से एक दूसरे के साथ आइडेंटिकल है, मैं चेक भी करता रहूं भाई।
कि कौन कौन से एक दूसरे के साथ आइडेंटिकल है। ये आगे चला गया, ये क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये तो ठीक है, फिशर पढ़ा है, ठीक है, फिशर में देखना आसान हो जाता है, इसको ऐसा कैसा पढ़ा रहने दो। अब देखो इसमें अगर मैं इसको यहां ले गया हूं CH3 को, CH3 यहां पे आ गया, OH यहां पे आ जाएगा और हाइड्रोजन यहां पे आएगा, फिशर प्रोजेक्शन बनाओ स्टूडेंट। देखो ये CH3, ये OH यहां पे, ये OH यहां पे, ये हाइड्रोजन यहां पे, ये हाइड्रोजन यहां पे, ये CH3 यहां पे। क्या ये सेम है? क्या ये सेम है? देखो ये A और ये आपका B, क्या ये दोनों सेम है? यस और नो। अगर मैं इसकी इन द प्लेन 180 डिग्री रोटेशन कर देता हूं, ये वाला CH3 कहां आ जाएगा स्टूडेंट? यहां आ जाएगा। ये वाला OH कहां चला जाएगा? इन द प्लेन 180 डिग्री रोटेशन करने पे ये वाला OH यहां पे चला जाएगा, और ये वाला OH कहां पे आ जाएगा रोटेशन करने के बाद? ये वाला CH3 यहां पे, ये वाला यहां पे और ये वाला। तो ये दोनों देखो इन द प्लेन 180 डिग्री रोटेशन में मैंने बताया था कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होती है। इन द प्लेन 180 डिग्री रोटेशन में कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होती है और वो अलाउड होता है ना। इन द प्लेन 180 डिग्री रोटेशन करवा दो, कोई इशू नहीं है, कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होगी, वो अलाउड होता है। तो जब मैंने इस कंपाउंड की इन द प्लेन 180 डिग्री रोटेशन करवाई तो मुझे ये दोनों सेम मिले, सिमिलर मिले। ये दोनों मुझे सिमिलर मिलेंगे बिल्कुल। अगर ये दोनों सिमिलर है तो आइडेंटिकल है, तो A और B तो आइडेंटिकल होंगे भाई, A और B तो आइडेंटिकल होंगे। उसके बाद फिर देखो यहां पे ये CH3 सब कुछ ही दिख रहा है भाई, ये और ये तो सेम है। ये देखो ये और ये तो सेम दिख रहे हैं, ये और ये तो बिल्कुल आइडेंटिकल दिख रहे हैं, और ये आइडेंटिकल है। तो ABC तीनों आइडेंटिकल है फिलहाल, तो ABC तीनों आइडेंटिकल है। इसको देखो फटाफट से, इसका फिशर प्रोजेक्शन बनाओ। इसका T को नीचे रखा, ठीक है, तो ये वाला कहां चला जाएगा? राइट में, OH आ गया राइट में, CH3 आ गया लेफ्ट में, ठीक है। उसके बाद ये अबव द प्लेन है, इस CH3 को रखूंगा लेफ्ट में, इस OH को रखूंगा राइट में, और ऊपर रख दिया D को। देखो पहली बात तो ये है स्टूडेंट, इन तीनों में अगर आप देखोगे H सारे ग्रुप सेम है। यहां तो ग्रुप ही सेम नहीं है, तो आइडेंटिकल होने का मीनिंग ही नहीं बनता। यहां पे तो ग्रुप ही सेम नहीं है, तो आइडेंटिकल होने का मीनिंग ही नहीं बनता। दीज आर होमोलोगस, है ना, ये आइसोमर ही नहीं है, तो ये आइडेंटिकल हो नहीं सकता। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा स्टूडेंट? ABC। ये क्या है? एक दूसरे के साथ आइडेंटिकल है। ABC एक दूसरे के साथ क्या है? आइडेंटिकल। और अब आपको टॉपिक की डेप्थ समझ में आ रही होगी, अब आपको टॉपिक की डेप्थ समझ में आ रही होगी कि कितना जबरदस्त है ये, क्यों बच्चों को ये मुश्किल लगता है। लेकिन अगर आप कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जाएंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए भाई, तो आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं। इंटर कन्वर्जन मैंने आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। और अब जो नेक्स्ट क्लास हमारी होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे रिलेशन बिटवीन द कंपाउंड्स। भाई दो कंपाउंड इनेंशियोमर होंगे, आइडेंटिकल होंगे, क्या होंगे? रिलेशन बिटवीन द कंपाउंड्स हम डिस्कस करेंगे हमारा नेक्स्ट क्लास में, काफी अच्छे से डिस्कस करेंगे। जब तक आप ये 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन होमवर्क है आपके लिए, ये वाला क्वेश्चन भी होमवर्क है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है स्टूडेंट, और ये वाला क्वेश्चन भी आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। तो इससे आप इनकी एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए।